Different parameters for the study of missiles. Different parameters for a study of missiles. कौन कौन से भाई parameters? सुनो बच्चों. Study of missile on the basis of nature. प्रवृत्ति. Nature मतलब प्रवृत्ति. Study of missile on the basis of nature. अगर nature के बेस से बात करें, दो तरह के मिसाइल्स होते हैं. एक जिसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा जिसे कहते हैं क्रूज मिसाइल. सो वन इज अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड सेकंड इज अ क्रूज मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? देखो, ये ऐसे मिसाइल होते हैं जो पैराबोलिक पाथ से जाते हैं. मतलब अगर ये प्लेन है तो जो पैराबोलिक पाथ से जाते हैं दे आर व्हाट? दे आर द बैलिस्टिक मिसाइल्स. सो मिसाइल जो पैराबोलिक पाथ से जाएंगे दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स. और क्रूज मिसाइल्स, मान लो ये सरफेस है, दो आर मूविंग स्ट्रेट, जो सीधा चलते हैं उनको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल्स. सो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर गोइंग इन पैराबोलिक पाथ और क्रूज मिसाइल्स वो सीधा चलते हैं. दे आर मूविंग स्ट्रेट. दे आर मूविंग स्ट्रेट, वो सीधा चलते हैं. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं एवरी मोमेंट ऑफ टाइम दे आर चेंजिंग देयर ओन एटमॉस्फेयर. देखो, ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर बदल रहा है, नीचे आ रहा है एटमॉस्फेयर बदल रहा है. यानी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे होते हैं जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम अपना पोजीशन बदलते हैं. क्रूज मिसाइल जो होता है दे आर ऑलवेज इन वन प्लेन. ये हमेशा एक ही प्लेन में चल रहे होते हैं. क्रूज मिसाइल ऑलवेज मूव इन वन प्लेन. ये हमेशा एक ही प्लेन में चलते हैं. मतलब दे आर ऑलवेज इन द वन एटमॉस्फेयर. इनका एटमॉस्फेयर बदलता नहीं है. हो सकता है आपको ऐसे ही पूछ दे अपने एटमॉस्फेयर बदलने वाले कौन से हैं, दो चार स्टेटमेंट लिख दे और ये सारे के सारे कंसेप्ट की तरह है. बैलिस्टिक मिसाइल जो भारत के पास मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 3500 किलोमीटर और उसका नाम है बच्चा अग्नि 3. अब आपको कहे सर हमने अग्नि 4 अग्नि 5 भी तो टेस्ट कर लिया. टेस्ट किया पर अभी तक अपनी सेना में, अपने आर्मी में, अपने डिफेंस में अभी तक आपने इंटीग्रेट नहीं किया है. अभी और ट्रायल बाकी है. तो विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? अग्नि 3 और इसका रेंज है 3500 किलोमीटर. अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें, सो मैक्सिमम डिस्टेंस का जो क्रूज मिसाइल भारत के पास है वह 1000 किलोमीटर का. उसका नाम है निर्भय. 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाला है जिसका नाम है निर्भय. 1000 किलोमीटर वाला है जिसका नाम है निर्भय. ओके. दूसरा 290 किलोमीटर वाला है जिसका नाम है ब्रह्मोस. सो 290 किलोमीटर जिसका नाम है ब्रह्मोस. सो 1000 किलोमीटर निर्भय, 290 किलोमीटर दैट इज अ ब्रह्मोस. अब देखो, एक पैरामीटर हो गया निर्भय और ये नेचर के बेस पे. अगला पैरामीटर देख ले, स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस. स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस. स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस क्या क्या होता है? देखो, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल. इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स. अब शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल ये है क्या? देखो, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो 0 से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाते हैं. शॉर्ट रेंज मिसाइल्स द डिस्टेंस अराउंड 0 to 500 किलोमीटर. मीडियम रेंज जो 500 के ऊपर जाते हैं और 2000 किलोमीटर तक होते हैं उनको हम कहते हैं मीडियम रेंज. सो मीडियम रेंज 500 प्लस अप टू 2000 किलोमीटर. इंटरमीडिएट जो होते हैं वो 2000 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं बच्चा और ये जाता है लगभग 5000 किलोमीटर तक. इंटरकॉन्टिनेंटल 5000 या 5500 किलोमीटर प्लस, ये उससे ज्यादा जाता है. 5000 या 5500 किलोमीटर प्लस. हमारे पास अगर 3500, इसका मतलब वी हैव अप टू इंटरमीडिएट. हमारे पास इंटरमीडिएट तक के हैं. सीधा मतलब हमारे पास इंटरमीडिएट तक के हैं. ओके, इंटरमीडिएट तक के हैं. शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज. इंटरकॉन्टिनेंटल डन. स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च.
लॉन्चिंग के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च। ये चैप्टर सिर्फ इंफॉर्मेशन है, फैक्ट एंड फिगर्स है। लॉन्च कौन कौन से होते हैं लॉन्च के बेसिस पे? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, इंटरसेप्टर और एंटी सैटेलाइट वेपन्स, और एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ये होते हैं स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च या लॉन्चिंग। स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च और लॉन्चिंग। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, इंटरसेप्टर और एंटी सैटेलाइट वेपन्स। क्या होते हैं जरा समझना। देखो बच्चों, मान लो ये सरफेस है, गॉट इट, मान ले सरफेस है, ये हो गया सरफेस, ये हो गया सरफेस, ये हो गया एयर, ये हो गया एयर। आसान से आसान से एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरीके की कोई मिसाइल ले जाते हैं, सरफेस सरफेस, ये सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है। और डेफिनेटली गाइस जो हम लड़ाइयां लड़ते हैं, पता नहीं किस लेवल पे किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, तो वी मस्ट हैव टू बी अ डिफरेंट ऑप्शंस। दूरी अलग अलग होनी चाहिए, वॉरेटी कैपेसिटी अलग अलग होनी चाहिए, नेचर ऑफ वार अलग अलग होना चाहिए, जो वॉरेट्स गिराते हैं गोला बारूद वो अलग अलग होने चाहिए, नॉर्मल गोला बारूद भी हो सकते हैं, वॉरेट्स और एटम बम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, है कि नहीं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज हमें चाहिए वॉर करने के लिए। ये थोड़ी ना है कि छोटी सी लड़ाई करनी है, पास में लड़ाई करनी है, एटम बम गिरा देंगे, नहीं, नेचर ऑफ वार पे डिपेंड करता है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया। अब आप पूछोगे इंटरसेप्टर्स क्या है? इंटरसेप्टर्स को वी आर कॉलिंग देम एज अ एंटी मिसाइल मिसाइल। किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में जो हम मिसाइल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी मिसाइल मिसाइल। किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में जो हम मिसाइल यूज करते हैं दिस इज एंटी मिसाइल मिसाइल। यानी सीधी बात हो गई, कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है, उसके अगेंस्ट में आप कोई मिसाइल यूज करते हैं, उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इट इज एंटी मिसाइल मिसाइल। उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, दैट इज एंटी मिसाइल मिसाइल। ओके, दिस इज एंटी मिसाइल मिसाइल। एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या होता है? देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एंटी सैटेलाइट वेपन्स में मिशन शक्ति, मेरे ख्याल से 2017 का न्यूज था, नॉट वेरी श्योर बट 2017 का न्यूज था। भारत ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया, एक पुराना सैटेलाइट था, उसको मिसाइल से जाकर डिस्ट्रॉय करता एक हाइट पर। हम लोगों ने जब साइबर वारफेयर पढ़ा था उसमें एक चीज पढ़ी थी, फोर्थ डोमेन ऑफ वारफेयर, स्पेस वारफेयर, है ना, जंग का चौथा मैदान अंतरिक्ष वाला है, अंतरिक्ष युद्ध। तो जो फोर्थ डोमेन ऑफ वारफेयर था ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इंडिया ने इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट किया 2017 के आसपास, नॉट वेरी श्योर, आप चेक करोगे 17-18 ही है, या हो सकता 16 हो, इसके आसपास। और इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ओके, वी आर कॉलिंग देम एज एंटी सैटेलाइट वेपन्स। क्लियर? ये टर्म्स हो गए। एक और चीज कर लेते हैं, स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। और स्पीड वाली चीजें मैंने आपको पीछे भी पढ़ाई है, वेन एवर आई डिस्कवर अबाउट द जेट इंजन टेक्नोलॉजी, और जब मैंने आपको MTCR पढ़ाया था, इन दो समय में मैंने आपको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बताया था। तो स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, है ना। और स्पीड को भी मैंने बोला था हम मैक नंबर में काउंट करते हैं, और 1 मैक नंबर इज इक्वल टू 332 किलोमीटर नहीं है भाई, मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में किलोमीटर, समझ रही हो? मैं तो अमेरिका ही रहा हूं, है कि नहीं। 5 मिनट में आया, क्लास लिया, 5 मिनट में पहुंच गया। पता नहीं किस कैसे हिल उल के पहुंचूंगा मैं, कुछ बचेगा मेरी बॉडी का कि नहीं, है ना। 332 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मैक नंबर है। और इसी बेसिस पर यू पीपल नो वेरी वेल, जो स्पीड डिफाइन करते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, and the another one is hypersonic. सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक की स्पीड कितनी होती है? लेस देन 1 मैक, 1 मैक प्लस अप टू 5 मैक, अप टू 5 मैक, और 5 मैक प्लस होता है, इट इज व्हाट? इट इज अ हाइपरसोनिक, ठीक है, इट इज अ हाइपरसोनिक। तो दीज ऑल आर वेरियस स्पीड, these all are various speed, subsonic, supersonic and hypersonic, subsonic, supersonic and hypersonic। और यहां पे भी आपको पता है, आई टोल्ड यू,
हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कहां तक है, स्पीड सुपरसोनिक, हाइपर भी बनना है। वो ब्रह्मोस के टाइम में आई टोल्ड यू गाइस, ब्रह्मोस 1 सुपरसोनिक है, अब ब्रह्मोस 2 को कह रहे हैं इट विल बी हाइपरसोनिक, 8 मैक की बात कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस 1 में आई टोल्ड यू 2.5 टू 2.8 और 2.5 टू 2.8 देखो इसके बीच आता है। कुछ बातें मैंने पीछे बोल दी, ठीक है। इसी तरह जब हम वॉरहेड की बात करते हैं, वॉरहेड मतलब गोला बारूद, इंग्लिश में वॉरहेड बोला जाता है। ये आप सामान्य भाषा में जो बाहर ले जाता है, पेलोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पेलोड क्या होगा, ऑफकोर्स वॉरहेड्स होंगे, गोला बारूद होंगे। ये कोई सैटेलाइट छोड़ी ना जहां पेलोड्स कैमरे होंगे, एंटीना होंगे, सेंसर होंगे। क्या होता है सुनो, जो वॉरहेड्स होते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स, बता देता हूं। एक, क्योंकि नाम आएंगे आपके पास, कन्वेंशनल वॉरहेड जो नॉर्मल वॉरहेड होते हैं, और दूसरा होता है कन्वेंशनल के बाद दूसरा होता है दैट इज न्यूक्लियर वॉरहेड। तो कन्वेंशनल वॉरहेड जो नॉर्मल वॉरहेड होता है, और न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि एटम बम होता है। सो कन्वेंशनल वॉरहेड इज अ नॉर्मल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि एटम बम होता है। सो कन्वेंशनल वॉरहेड एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। ओके, अब हम आते हैं सीधे चैप्टर के अंदर। पहले ही चैप्टर को शुरू करने के पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। बेटर होगा कि हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन कर लें, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को तो देना पड़ेगा, बीच वाले दे दो, ज्यादा अच्छा है। हम लोग थोड़ी सी पेपर के पे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत गंदा चैप्टर है। पेपर में प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा देख लेते हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, जो एडवांस बुक है, आप लोगों के पास भी वो बुक पड़ी हुई है, और मैं बोलता हूं और जरा सुनो, मैं बोलता हूं और जरा चीजों को सुनो। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा 2023 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा 2023 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टैटिक है। क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है, अग्नि 5 ये होता है, तो जनरल क्वेश्चन है, ऐसा करंट से क्या लेना देना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डिंग सिस्टम, ठीक है। देखो ये चीज जो न्यूज में थी, ये न्यूज में कब था, 29 अक्टूबर 2022, यानी सेकेंड क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का है, और ये न्यूज में था कब, 29 अक्टूबर 2022। 29 अक्टूबर 2022 का ये टॉपिक था जो करंट अफेयर्स का था, और ये 2023 के प्रीलिम्स से पूछा था, तो ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 में पूछा था, 2022 में पूछा था। ये क्वेश्चन पेपर लिख दिया, अब देखते हैं। हाँ, 1 नवंबर 2021 को ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में। 1 नवंबर 2021 को ये चीज थी, न्यूज में थी, और ये क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में आ गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स है। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो है, जो मुझे स्प्रे वाला दिख रहा है, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, वो स्टैटिक है, और वो वैसे भी डिफेंस का नहीं है। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर हम किसी सिविलियन ड्रोन को यूज करें, कहां का यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह कर सकते हैं, खेतों में गिरा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, किसी वाल्केनो की टिप को देख सकते हैं, क्रेटर वेटर को देख सकते हैं, जो व्हेल मछली होती है जब सांस छोड़ती है उसके जो ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये एक सिविलियन ड्रोन है, इसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं। तो तीसरा जो अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ डिफेंस, मैं हटा देता हूं, क्रॉस कर देता हूं। पर ये चैप्टर हम लोग कहां पढ़ेंगे, टॉपिक कहां पढ़ेंगे, कहीं नहीं आने वाला। तो मैंने जानकर इस चैप्टर में डाल दिया, क्योंकि हम डिफेंस में ही ड्रोन पढ़ते हैं, डिफेंस वाले, तो सिविलियन भी पढ़ लेते हैं ना, जान लेंगे। और वैसे इस चैप्टर में मैंने पहले से सिविलियन ड्रोन लिखा था,
पर मुझे ये नहीं पता था कि पेस्टिसाइड और वेस्टिसाइड वाले टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। मैंने मार्गरीटा पिज्जा की डिलीवरी 2016 में हुई थी पहली बार, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ने इसको बैन कर दिया है। सरकार ने कहा सिविलियन ड्रोन्स यूज नहीं होंगे। अब वो आप आगे बात करेंगे, पहले पेपर की एक एनालिसिस करने दो। प्रॉब्लम क्या है आप में से 99% जनता इसलिए फेल होती है, उसको पेपर ही नहीं समझ में आता इसमें क्या करना है, कैसे करना, बस भेड़ों की तरह, बेवकूफों की तरह, गधों की तरह पढ़ डालो। तो पहले मैं इसको होशियारों की तरह पढ़ा देता हूं ना तुमको, पहले समझ तो लेते हैं पढ़ना कैसे, ठीक है, वही मैं कर रहा हूं, अंत में कंक्लूजन निकल कर आएगा कि करना क्या है। चौथा जो क्वेश्चन है वो आईएनएस अस्त्रधारी का है। आईएनएस अस्त्रधारी देखते हैं भाई, आईएनएस अस्त्रधारी न्यूज में कब रहा है। चलो भाई, आईएनएस अस्त्रधारिणी प्रैक्टिकल करते हैं ना, ये न्यूज में कब रहा है बच्चों, ये न्यूज में ये आया कमीशन विजाक 6 अक्टूबर 2015 है ना। अरे रुको ना यार, है ना, क्या लिखा था 6 अक्टूबर 2015, ये न्यूज में रहा। और एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कब आया, 2016 प्रीलिम्स। मैं जिस हिसाब से बताऊं उस हिसाब से समझो, कंक्लूजन तब समझ में आएगा। आईएनएस अस्त्रधारी 22 से भी न्यूज में रहा, आईएनएस अस्त्रधारी 2040 में भी न्यूज में रहेगा, वो बात की बात है। आप इससे इसको पकड़ो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रुको अभी, तुमको हर चैप्टर में करना जरूरी होता है। फिलहाल और चैप्टरों में जरूरत नहीं पड़ा, पर यहां जरूरत है। कंक्लूजन में कुछ बोलूंगा, और मैं जब बोलूंगा तो प्रूफ है ना, ये जब बोल रहा हूं उसके पहले दिखा रहा हूं, क्योंकि कंक्लूजन में जब बोलूंगा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू 2016 में आया हुआ। चलो भाई ओपीसीडब्ल्यू देखते हैं, क्या 2015 में कोई करंट अफेयर्स था क्या। ओपीसीडब्ल्यू 2015 में कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ 2015 में ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन कोविकल वेपन्स न्यूज में रहा है। नहीं समझ में आ रही बात, न्यूज में रहा है ओपीसीडब्ल्यू, आप जाओगे आपको मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर 2016 में क्वेश्चन आया है, इसका सीधा मतलब 2015 में करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है, इसलिए 2016 में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि-4। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है अग्नि-4, किस साल पेपर में आया है, 2014। देखते हैं अग्नि-4 से कुछ लेना देना है क्या 2014 का, हो सकता है 14 2013, देखते ना 13 में देखते हैं। ओहो क्या पता 13-14 में कुछ हो। अग्नि-4 का 2013-14 में कुछ है क्या, है ना। 28 में 2003, ये तो अग्नि-5 है। अरे होगा 13 नहीं होगा तो 14 ही होगा। रुको 2014 पेपर के पहले रहा होगा, देख लो है क्या, है ना। 20 जनवरी 2014 टेस्ट हुआ था, सक्सेसफुल टेस्ट, चांदीपुर, बालासुर, उड़ीसा। चलो तो 20 जनवरी 2014 को न्यूज में हुआ, और मई जून में जब पेपर हुआ 4 महीने बाद प्रीलिम्स का, ये क्वेश्चन फिर करंट का आ गया, ये भी आ गया। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला हो गया कंक्लूजन, सर इस चैप्टर में हमको करंट अफेयर्स पे जाना है। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा स्टैटिक के लिए आपको मेरा बुक ही पढ़ना और तो कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा नहीं, थर्ड रवि सर तो बाद में देखेंगे। तीसरा कंक्लूजन जब भी मैंने बोला उसके बेसिस पे, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर पेपर। 11 चैप्टर में से सबसे कम अगर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वो डिफेंस है। नहीं समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन ये और ये करंट से आ रहा है, ये तो चलो इसका क्वेश्चन ही नहीं है। एक क्वेश्चन ये स्टैटिक से आ रहा है, तो मिलाकर ये इसका क्वेश्चन नहीं है, तो 5 क्वेश्चन तो मुझे कुछ दिख रहे हैं मिलाकर। और 13-14 साल में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट ही कितना रहा, बहुत कम, यानी बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर समझ गए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे चाहे स्पेस पढ़ लें, बायोटेक पढ़ लें, इन सब चैप्टर को ज्यादा टाइम देते हैं। इस चैप्टर पे हम सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड रवि सर होंगे उनको सुन लेंगे, और सिर्फ आप अभी जो शॉर्ट पे थोड़ा बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे वो हम सुन लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बच्चों ना तो मैं बेवकूफों की तरह पढ़ाता हूं, मेरे पास प्रूफ होता है और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं।
नहीं तो बच्चे ऐसे मुझे याद नहीं रखते और सेलेक्ट होने के बाद ऐसे जाके सोशल मीडिया पे नहीं बोलते, क्योंकि विषय को पहले समझो। आप क्या करते हैं, विषय उठाया, पढ़ना शुरू, तैयारी हो गई, आप जहां थे आप वहीं हैं। मेरी बात याद रखिएगा। अब आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया करना क्या है कि नहीं। और याद रखना, बेवकूफों की तरह 99% जनता इंडिया में पढ़ रही है, इसकी तैयारी कर रही है। और मैं सबसे बड़ा रीजन यूट्यूब है। जितने लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। यूट्यूब पर वही टीचर चलते हैं जो फिजिकल कभी पढ़ा नहीं पाए, जिनका पैर कांपता है। ज्यादातर मैं आपको बताता हूं 99% लोग वही हैं। लेकिन चलिए, ये सब बारे में नहीं, हर किसी की रोजी रोटी भगवान सबका चलाए। उनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, परिवार है, सबका भले। अब भारत जैसी कंट्री में इतना ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, आजकल यूपीएससी चाय वाला, सीए चाय वाला, ये सभी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, चलेगा। नौकरी है नहीं, आदमी क्या करे, कहीं भी हाथ पैर मारे कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सीधा आ जाते हैं अपने काम की बात पे। उस पीडीएफ को खोल देते हैं जो पीडीएफ मैं आप लोगों को बोला था। चलो भाई, सीधा जाके खोल लो और पूरी कोशिश रहेगी इसमें 1 घंटे के अंदर खत्म किया जाए, टाइम बर्बाद ना किया जाए। जितना टाइम इसमें बर्बाद करें उससे अच्छा है कि हम उतना ही ज्यादा टाइम पार्टिकल फिजिक्स को दे देना, जो पूरे इंडिया में कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। अभी एक चैप्टर है, मैंने ही लोगों को फंसा दिया किताब में लिखकर कि ये भी एक चैप्टर है। अब लोग फंस गए, क्योंकि बच्चे के पास जब किताब आ गई तो बच्चा कहेगा, अरे ये तो एंटी न्यूट्रिनो पे क्वेश्चन पूछा है, अरे ये तो आइस क्यूब पे क्वेश्चन पूछा है, अरे ये तो कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के पीछे कारण क्या, रेडसीट इफेक्ट बताओ। तो बच्चा अब लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुका है। जैसे एक मूवी आई है, उसमें जवान, शाहरुख खान बोलता है कि अब जो लोग आएंगे उनसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। देखते कितने लोगों के पास हिम्मत है जो उन नेताओं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। सबको पता है जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कहां जाएंगे, नहीं पता। हिम्मत है तो बस क्वेश्चन पूछ के दिखाइए, देख लेते हैं आप में गट्स है कि नहीं। हम तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं बहुत ना, हम ना पूछने वाले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ रहिए, हमको नहीं क्वेश्चन पूछना सरकार से। पानी में रहकर मगर से बैर कौन करता है, पागल हो क्या। सिस्टम में रहकर आप सरकार से पंगा लोगे, पागल हो। जो पावर में रहता है ना, उससे बच के निकल जाना चाहिए। तो सर ऐसे तो देश में करप्शन और चीजें फालतू बात नहीं, जो चीजें पढ़ाई करते हैं। प्रधानमंत्री है ना, करप्शन दूर करेंगे। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर्स। देश में करप्शन कहां दूर होने वाला। आप लोगों को लगता है देश में हमारे यहाँ करप्शन है, गलत जानते हैं। यूएस में, कनाडा में हमारे सब दोस्त बता रहे रवि यहां भी घो के है, सब करप्शन है। कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा करप्शन ना हो। आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। बढ़िया से चेयर लगा बैठने दीजिए, 1 घंटा आराम कर करके धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सुनते रहिए। पता नहीं क्या है, क्यों छुए है कि नहीं। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ ज्यादा नीचे हो गया है। सो बच्चों, धीरे धीरे चलते हैं, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा और शांति बनाए रखिएगा। तो कहानी शुरू करें। हाँ, देखना थोड़ा। स्टोरी स्टार्ट। कैमरे के सामने मुझे रहना है भाई, रुक जाओ। हाँ, थोड़ा हो जाते हैं। अब देखो आप लोग, नहीं कैमरा जरूरी है। अब देखिएगा थोड़ा, ये पूरा चैप्टर शुरू होता है डीआरडीओ से। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सबको पता है कि भारत में जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है। इंडिया में जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है डिफेंस सेक्टर का, डीआरडीओ ही है। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो बनाए गए थे, डिपार्टमेंट्स बनाए गए, पर उन डिपार्टमेंट्स का बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। 1958 में बहुत बड़ा काम होता है, सीधा डीआरडीओ लाया जाता है। इसके पहले की जो भी चीजें एजेंसी सबको मर्ज कर दिया जाता है, और 52 लेबोरेटरीज ऐसे हैं जो डीआरडीओ के हैं। 52 लेबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ के हैं जो आज पूरे भारत में लगे हुए हैं। और इन्हीं लेबोरेटरीज में चलकर क्या हो रहा है,
पूरे डेवलपमेंट हो रहे हैं डिफेंस रिलेटेड। कहीं कोई एलवाई बनाए जा रहे हैं, कहीं कोई वॉरहेड्स बन रहे हैं, कहीं उनमें लगाने वाली कोई चीजें बन रही हैं, ठीक है। इस तरह करते करते भारत में 50, कहीं कोई टैंक बन रहा है, कहीं कोई आर्टिलरीज बन रहे हैं, कहीं कोई गन्स बन रहे हैं। इस तरह करते करते इंडिया में टोटल 52 लेबोरेटरीज जहां पर डिफेंस रिलेटेड काम हो रहा है डीआरडीओ के लिए, मतलब डीआरडीओ करा रहा है। जैसे ही डीआरडीओ आता है, अब भारत में मिसाइल प्रोग्राम शुरू होगा और पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसका नाम है प्रोजेक्ट इंडिगो। और ये प्रोजेक्ट इंडिगो 1960s में लाया जाता है। प्रोजेक्ट इंडिगो में हमें सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप करना होता है। किसको डेवलप करना होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल को। लेकिन प्रोजेक्ट इंडिगो जो 1960s में लाया जाता है ये सक्सेस नहीं होता है। और सरफेस टू एयर मिसाइल आप समझते हैं, सरफेस टू एयर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बाद दो और प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, वैलिएंट और डेविल, 1970s में। लेकिन ये तीनों ही प्रोजेक्ट सफल नहीं होते हैं, ना तो इंडिगो, ना तो डेविल, ना तो वैलिएंट। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत डेविल जो होता है कहते हैं कि पार्शली सक्सेसफुल हो जाता है। और डेविल के केस में यह भी कहा जाता है कि जो कलाम साहब थे वो प्रोजेक्ट डेविल के लिए काम भी किए। और जब आगे चलकर एक नया प्रोग्राम लाया जाता है जो देश का सबसे हिट प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अभी आपने लास्ट टाइम 2014 में देखा था, व्हेन यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन अग्नि 4। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपने देखा था 2013 में, जब 23 में जब यूपीएससी ने अग्नि 5 पे भी क्वेश्चन पूछा था। वो सब कुछ आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंदर आने वाले मिसाइल्स हैं जो आपको मैं आगे दिखाता हूं। ये वही आईजीएमडीपी प्रोग्राम है जो 1983 में डीआरडीओ लॉन्च करती है। और इस आईजीएमडीपी प्रोग्राम का जो हेड है वो कलाम साहब को बनाते हैं। इस आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत हमें कुल 5 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने होते हैं। और वो 5 तरह के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका जो नाम है वो है पटना। और बैलिस्टिक तो हर किसी को पता है, दोज आर गोइंग इन पैराबोलिक पाथ। और ये पटना जो 5 मिसाइल हैं इनका मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है ना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 1983 में आईजीएमडीपी के अंदर बोले गए थे लाने के लिए। गॉट इट? और आगे बढ़ते हैं। आईजीएमडीपी के अंदर बोले गए थे लाने के लिए। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, सुनो जरा। यह है आईजीएमडीपी प्रोग्राम, 1983 में लाया जाता। बोला जाता है 2017 तक हम ये 5 मिसाइल जो है डेवलप कर लेंगे। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सारे के सारे, ठीक है ना। अब यहीं पर आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट 2008 में जाके बंद होता है, मई 2008 में। ये लिखा होगा मई 2008 में जाके बंद होता है। जब ये प्रोजेक्ट बंद होता है उसमें बोला भी जाता है कि भाई फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट चलते रहेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? वो 1980s था, 2020, 25, 26 की बात कर रहे हो, हम पुराने मिसाइल्स लेके चलेंगे क्या? दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और अभी हम पुराने धर्रे पे चलेंगे तो कोई भी हमें बर्बाद कर सकता है। तो हाँ, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट होते रहेंगे, इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। तो वही चीजें यहां लिखी गई हैं। 7 मई 2008 को जब बंद होता है तो यहां पर बोला जाता है कि भाई देखो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट चलते रहेंगे, दूसरे कंट्रीज की मदद लेकर हम और मिसाइल बनाते रहेंगे। ये चीजें भी यहां बोली गई हैं। कौन कौन से मिसाइल्स हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अगर हम इनके लॉन्च के बेसिस पे इनकी स्टडी करें तो क्या बोलेंगे? अग्नि और पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस है, आकाश और त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर है। वैसे भी सोचो, अगर शंकर भगवान त्रिशूल ऊपर चलाते थे तो सरफेस टू एयर हुआ, आकाश आपके ऊपर ही दिखता है तो सरफेस टू एयर हुआ। नाक को थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सरफेस सरफेस मत बोलना, रिंग रिंग के नाक चल रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, स्नैक का है। ये एंटी टैंक मिसाइल है। कोई कमिंग टैंक आपकी तरफ आ रहा है उसके अगेंस्ट में आप यूज करते हैं, यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाइल है नाग। ये हो गया आपके 5 के 5 मिसाइल्स। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कितने वॉरहेड होता है, कितना वेट का वॉरहेड ले जा सकता है, कितने डिस्टेंस तक ले जा सकता है, किस स्पीड से ले जा सकता है, कहां के लिए यूज कर सकते हैं, आर्मी नेवी के लिए। ऐसे फैक्ट्स आपको पूरे के पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। और जब आप ये 5-6 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे आप देखेंगे, इन्हीं फैक्ट्स को उनमें पूछा गया है। सरफेस टू सरफेस है, 7500 किलोमीटर जाएगा। इसके अंदर 2 स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट है, सारे सॉलिड हैं। और मैंने आपको बोला था जो हमने लॉन्च व्हीकल में प्रोपेलेंट यूज किया था वही प्रोपेलेंट हम लोग मिसाइल में भी यूज करते हैं। डिड यू रिमेंबर? जो प्रोपेलेंट हमने लॉन्च व्हीकल में यूज किया वही प्रोपेलेंट हम लोग मिसाइल्स में भी यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम पृथ्वी पर। तो भैया पृथ्वी हमारा पहला मिसाइल है, ऑफिशियल मिसाइल है और जो हमारा इंटीग्रेट होता है। और पृथ्वी जो है वो डेविल पे जो काम हुआ था, जो आधा अधूरा काम हुआ था, उसी को मॉडिफाई करके पृथ्वी बनाया गया। डेविल पे काम कलाम साहब ने किया था, पृथ्वी आईजीएमडीपी के अंदर बना था, यहां भी कलाम साहब का ही नाम आता है, इसलिए डॉक्टर कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
ठीक है ना। एक मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया भी बनती है जिनका नाम है टीसी थॉमस, जिनको अग्नि 4 प्रोजेक्ट का लीड रोल प्ले करने के लिए उनको हेड बनाते हैं, और वो कांग्रेस गवर्नमेंट होती है 2014 के पहले वाली, वो उनको अडॉप्ट करती है एज अ मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया टीसी थॉमस। फिलहाल काम के नहीं है, ठीक है। अब देखो ये भारत का पहला मिसाइल बनता है, पहला मिसाइल जो भारत का इतिहास है, जो भारत ने बनाया। कितना लेट हुए ना हम लोग, 1983 84 पता नहीं इसके आसपास, 1994, माय गॉड कितना लेट है। देखो अब देखो यहाँ पे ये जो पृथ्वी है ना, वो तीनों प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। आर्मी वाले भी यूज कर सकते हैं, नेवी वाले भी यूज कर सकते हैं, एयरफोर्स वाले भी यूज कर सकते हैं। अब टॉपिक स्लो रहेगा, आपको पूरा चैप्टर ऐसी फैक्ट 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 फैक्ट, एक आध क्वेश्चन बीच में खुलवा दूंगा, खोलो जरा देखो जरा, फिर यही ऐसी क्वेश्चन ही आता है इसमें। इस टॉपिक का नेचर ही है, और मैंने बोला इस टॉपिक में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल चुका है। थोड़ा सा इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और मैंने आपको बोला है जो बच्चे यूपीएससी देते हैं उनको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होता है, बहुत ज्यादा नहीं पता। वो कह देगा भैया हम कौन सा मिलिट्री वाले हैं, वो एग्जामिनर को इतना बता देगा कि हल्का फुल्का बताए, वो एकदम चुप नहीं रहता। और ये मैंने आपको बार बार बोला है, 20 साल हो गए, सैकड़ों हजारों बच्चे हो गए होंगे जिनका मैंने इंटरव्यू में उनके साथ जुड़ा हूं मैं, अच्छे अच्छे रैंक भी फोड़े हैं उन लोगों ने, और मैंने देखा सबको नॉलेज होता है। मतलब 99% बच्चों के पास बैलिस्टिक पूछो पता है, ब्लैकफिन पूछो पता है, भले वो इकोनॉमी बैकग्राउंड है उसका ऑप्शनल हो फिर भी पता है उसको। पढ़ते बहुत है ना ये बच्चे, नॉलेज बहुत है इन लोगों के पास, बहुत नहीं मतलब इतना कि काम भर का पता है। ये चीजों को अवॉइड नहीं करते। हम लोग के पास भी आते हैं तो ऐसे कहते हैं सर 2-4 लाइन बताओ, सर 2-4 लाइन बताओ, एकदम हम सुने नहीं रहना चाहते हैं, बताओ। ऐसे करते 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 उनको नॉलेज हो जाते हैं, तो 99% के आंसर दे ही देते हैं। एक आधी आंसर ऐसे हैं जब इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं तो लोग कहते हैं सॉरी सर, और सुनो सॉरी सर के बाद जब खत्म हो जाता है ना तो कहता है सर जरा बोला आंसर बता दो, कहीं यही वाला इंटरव्यू पूछ दिया। तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आपको मैं बता दूं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही होशियार होते हैं। और सही बात है, जो होशियार नहीं होगा तो बेवकूफ की तरह 1.5-2 लाख रुपए तो बर्बाद हो गया ना उससे पैसे पूरे। बहुत होशियार होते हैं ये सर, और होना भी चाहिए। आइए अब देखो रेंज कितना है, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। वॉरहेड कितना है, वॉरहेड 1000 kg, ये भी 500 से 1000 है, ये भी 1000 है। प्रोपेलेंट एक सिंगल स्टेज लिक्विड, प्रोपेलेंट 2 स्टेज लिक्विड लिक्विड, प्रोपेलेंट 2 स्टेज सॉलिड लिक्विड, हो गया खत्म। पृथ्वी 1 का इंप्रूवमेंट जो है वो प्रहार है, पृथ्वी 2 पृथ्वी 3 का आगे लिखा हुआ है। पृथ्वी 2 जो एयरफोर्स का है उसका इंप्रूवमेंट है प्रद्युम्न, और पृथ्वी 3 जो नेवी का उसका इंप्रूवमेंट है धनुष। देखो ये चीज एक बार में नहीं आएगी, है ना, ये आर्मी है ये नेवी, एक बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब ये आपका होमवर्क है, जो जाके पढ़ेगा करेगा, नहीं करेगा तो गायब हो जाएगा। और ये चीजें इतनी फैक्ट हैं, जाके 3-3 4-4 बार नहीं पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगा। ये मैं डंगे की चोट पे कह सकता हूं, इसमें कंसेप्ट है ही नहीं, फैक्ट है। तो फैक्ट में क्या बताऊंगा मैं, जो कंसेप्ट था वो बता दिया, बैलिस्टिक का मतलब ये होता है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है, सरफेस का मतलब ये होता है ना, वो हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद सिर्फ फैक्ट है। तो ठीक है, धनुष हो गया, पृथ्वी 3 का निवर्ज। त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज है। अब शॉर्ट रेंज मतलब सर समझ गए सर, 0 से 500 सर, कंसेप्ट वाला तो चीज हम गेस कर लेंगे खट से। अब देखो सर 0 से 500 में यहाँ 9 to 12 लिखा है, बिल्कुल। वॉरहेड कैपेसिटी अलग अलग चेक हुई है, अलग अलग लिखा हुआ है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह यूज कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, अब नहीं बनेगा। और सुनो इसको कहा जा रहा है कि एक इसका इंप्रूवमेंट जो होगा मैत्री की तरह होगा, यानी इसका इंप्रूवमेंट मैत्री होगा। और मैत्री मिसाइल जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्रांस की एक मिसाइल है माइका, और जो डीआरडीओ का त्रिशूल है जो पहले था, दोनों को मर्ज करके बनाया जाएगा। लेकिन कोई न्यूज अब नहीं आता है मैत्री को लेकर, डीआरडीओ साइलेंट है, आप भी चुपचाप बैठे रहिए। तो सर मैत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, डीआरडीओ कोई अपडेट नहीं दे रहा तो मैं भी साइलेंट हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल से शायद नहीं बनाएंगे, नहीं तो कुछ अपडेट्स आ जाते। और ये भी आपको पता है अलग अलग नेचर का मिसाइल चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस का चाहिए, अलग अलग कैलिबर वाला चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि छोटी सी लड़ाई लड़नी एटम बम गिरा देंगे, पागल हो गया। नेचर ऑफ वार, वो मैंने आपको पहले ही बोला, जिस लेवल का, इसलिए आपको वैरायटी ऑफ मिसाइल चाहिए। कोई टैंक आ रहा है उसको मार गिराने के लिए नाक चाहिए, कोई फाइटर प्लेन आ रहा है सरफेस टू एयर चाहिए, है क्या नहीं। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता कितना। अब एकदम कारगिल पे भेजना है तो पिनाका ले लो, 40-40 किलोमीटर का हाइट का, क्यों ज्यादा ले जाओगे। ओके थोड़ी ना कि अब तुम 500 किलोमीटर वाला कारगिल के लिए भेजोगे तो कारगिल पार करके बाहर निकल जाएगा, आदमी बैठा रहेगा, मिसाइल ऊपर से जा रहा है, चल के आ रहा है। तो नेचर ऑफ वार, डिपेंड ऑफ वार, प्लेस ऑफ वार, स्पीड ऑफ वार, एवरीबडी अंडरस्टूड। इसलिए इतने सारे वेराइटीज ऑफ मिसाइल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी हो गया। तो नाग मिसाइल क्या है, ये फायर एंड फॉरगेट के नाम से जानते हैं। अब इसको फायर एंड फॉरगेट क्यों कहते हैं, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो छोड़ो और भूल जाओ वाली है। मतलब
ये हीट सीक करती है, इसलिए इसका नाम हीट सीक भी है। जैसे कोई टैंक वैंक आता है ना, तो टैंक अपने अगल बगल बहुत ज्यादा हीट निकालता है, तो क्या करता है, टैंक के हीट को रीड करता है और उसके अगल बगल ही गिरता है। तो जब टैंक के हीट को रीड करके उसके अगल बगल ही गिरता है, तब तो भैया पक्का ही उसको डिस्ट्रॉय कर ही देगा काफी हद तक। इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं, छोड़ो भूल जाओ, या टारगेट पे ही गिरेगा। या हीट सीक बोल दो, हीट का पीछा करता है, इसीलिए टारगेट पे पहुंच जाता है। और जब टैंक आता है उसके अगल बगल बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हीट होता है, तो आइडेंटिफाई कर लेता है काफी हद तक। अब ये थोड़ी ना टैंक उधर से आ रहा है इधर फेंकोगे, तब क्या हीट आइडेंटिफाई करेगा? इधर से आ रहा है इधर फेंको, आधा ये डिसाइड कर लेगा, आधा वो उसके हिसाब से आपने खुद ही डिसाइड करके उधर की तरफ भेजा है, इस तरीके से। ये पहला एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल को हम लोग कुछ गाड़ियां बनाए हैं, उनसे लेकर चल सकते हैं। मिसाइल के पास पैर तो होता नहीं है, किसी पे लोड करके ले जाओ, उसको हम कहते हैं कैरियर। 26 जनवरी को जब परेड होता है उसमें देखो कुछ गाड़ियों के ऊपर मिसाइल्स लोड होते हैं और वो गाड़ियां चलती है तो मिसाइल चलती है। एग्जैक्टली इसका नाम है नामिका। एक ऐसा कैरियर, एक ऐसी गाड़ी बनाई गई जो नाग मिसाइल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कैरियर और लॉन्चर दो चीजें होती है। कैरियर होता है जिससे हम कैरी करके ले जाते हैं, और लॉन्चर होता है जिससे हम लॉन्च करते हैं, भेजते हैं, दोनों अलग चीजें। हाँ, ये हो सकता है कोई कैरियर लॉन्चर भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारा लॉन्चर कैरियर भी हो। हेलीकॉप्टर से भी हम नाग मिसाइल को ड्रॉप कर सकते हैं, और हमने बनाया भी है। जिस हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल को ड्रॉप कर सकते हैं उसे हेलिना कहते हैं, हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर नाग। अग्नि पे बात करते हैं, अग्नि मिसाइल। अब देखो, अग्नि में कुल 6 मिसाइल हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। अब ये अग्नि 6 तक के मिसाइल्स की लिस्ट आपके सामने है। ये हो गए पूरे के पूरे वॉरहेड कैपेसिटी, कितने कितने केजी के गोला बारूद ले जा सकते हैं, वॉरहेड कैपेसिटी। ये हो गया दैट इज द टोटल स्पीड, कितनी सॉरी रेंज, कितनी रेंज तक जा सकते हैं। और ये हो गया उनके प्रोपेलेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं। मैंने जब लॉन्च व्हीकल पढ़ाया था, मैंने साफ साफ कहा था जो लॉन्च व्हीकल में हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं उसी तरह के प्रोपेलेंट हम लोग मिसाइल्स पे भी यूज करते हैं। और मैंने कहा था जैसे लॉन्च व्हीकल में आपने GSLV वाला क्वेश्चन लिखा, उससे फ्यूल का प्रोपेलेंट का स्टेज पूछा था, मैंने बोला था इसी तरह के क्वेश्चन डिफेंस में भी पूछे गए हैं, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये आपके प्रोपेलेंट के स्टेजेस हैं, ये डिस्टेंस है, ये वॉरहेड कैपेसिटी और वो मिसाइल्स है। देखो ऐसा है, ऐसे तो कोई याद नहीं कर पाता, 800 से 1000, 750 से इतना, 600 से इतना, 500 से इतना, 750, 772 से इतना, प्लीज ऐसे तो बेवकूफ होते हैं जो लोग याद करते हैं। मरे जाएंगे एग्जाम तक, ये चीजें भूल जाएंगे, फिर भी भूल जाएंगे। इसको ऐसे याद करेंगे, सारा अग्नि जो है उसकी कैपेसिटी 1000 है, सिर्फ अग्नि 3 की कैपेसिटी 2000 है, बस। सारे अग्नि की कैपेसिटी कितनी है वॉरहेड ले जाने की, 1000 है, सिर्फ अग्नि 3 की 2000 है। ये बेस्ट तरीका है याद करने का। डिस्टेंस कितना है, अग्नि 1 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 किलोमीटर, अग्नि 6 6000 किलोमीटर। ये बताओ 5000 टच किस में कर रहा है, अग्नि 5। और इंटरकॉन्टिनेंटल किस पे होता है, अग्नि 5। अब आप फैक्ट तो कंसेप्ट जोड़ लो, आपका फैक्ट और कंसेप्ट दोनों समझ में आ गया, अब आप भूल नहीं पाओगे। और कितना आसानी से समझ में आ गया। 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2-2000 की है, 3-3000 की है, 4-4000 की, 5-5000 की, 6-6000 और 5000 पे इंटरकॉन्टिनेंटल। अग्नि 5 के ऊपर सारे के सारे, अग्नि 5 और उसके आगे सारे इंटरकॉन्टिनेंटल हो गए देश के। नहीं समझ में आएगा। और एक बात और, अग्नि 1 स्टेज का प्रोपेलेंट है, सॉलिड नेचर के फ्यूल होते हैं, प्रोपेलेंट होते हैं। बाकी 2 3 4 जब तक इंटरकॉन्टिनेंटल ना हो जाए तब तक 2 स्टेजेस है। और जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 5 होता है 3 स्टेज हो जाते हैं। और सारे के सारे में सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, इसमें कहीं लिक्विड होता ही नहीं है। आप ऐसे जितने लोग बुक खोले हुए हैं, आप चाहे तो लास्ट में 2014 का अग्नि 4 वाला क्वेश्चन देखो, आप लगा चुके हैं। ये सिर्फ एक डेमो है, ये दिखाने के लिए कि इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है। अग्नि 3 है, मैक 13, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैलिस्टिक में हाइपरसोनिक है, क्रूज में हाइपरसोनिक नहीं है। क्रूज में हाइपरसोनिक हमारा ब्रह्मोस 2 होगा। आपको सोचो 3500 किलोमीटर की आप बना रहे हो, धीरे धीरे जाएगा, 5 दिन बाद गिरेगा तो तमाशा ही रहेगा ना, स्पीड तो चाहिए है। क्वेश्चन मिला क्या, क्वेश्चन बना क्या? अग्नि 4 का पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? यह सरफेस है, सरफेस मिसाइल है, ये तो कंसेप्ट है, ये तो कंसेप्ट है, पहले हो गया। दूसरा क्या लिखा है? इसके सारे स्टेज में लिक्विड नेचर के प्रोपेलेंट है, ऐसा कुछ है? सही है गलत है? इसका मतलब हमें प्रोपेलेंट के स्टेज पढ़ने हैं, और हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है हम कुछ भी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं,
खत्म अभी अग्नि, बस 5 मिनट अग्नि खत्म, सीधी काम की बात, नो बकवास। अग्नि पे पता है पीएचडी कर सकते तुम लोग। हाँ तो नहीं है ना इंटरकॉन्टिनेंटल, सारे केदार है पानी फेर दिए। शुरू में हम बोले थे कि अभी तक इंडक्टेड अग्नि 3 है, अग्नि 4 अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है। तुम पीटी अभी तुम टेस्ट दे रहे हो यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, तुमको जाके हम आईएएस बना दे, अरे रुको अभी ट्रायल हो जाने दो। है नहीं कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस, विदाउट ट्रायल किए ही सीधा बैटलफील्ड में जाके लड़ेंगे, अरे इतना गोली मारेगा सब कि मतलब बच नहीं पाओगे, -8 नंबर मिला है तुमको। है नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में जो शिकार होते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन हॉल में क्या हालत होती है आपकी, जरा जो लोग कभी प्रैक्टिस टेस्ट ही करते, कितना नंबर होता है, 18 क्वेश्चन सही है, -3 नंबर आया है, ये हालत बताते नहीं शर्म के मारे, ओवर कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं यूपीएससी में जो लोग जाते हैं। समझ आ गया ना। अग्नि 4 अग्नि 5 अभी तो टेस्ट हुए हैं, ठीक है, अभी और होने दो। ये डिफेंस है, ये घर के अंदर मावा का हलवा नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ एकदम बढ़िया से ठोक बजा लेने दो, ठीक है, चलिएगा। खाने भर का हो गया भेज दे नहीं। अच्छा एक मिनट, एक और टॉपिक था, एक और उस पे पॉइंट लिखा था, डिस्टेंस कितना अग्नि 4 का, नहीं बच्चा उसमें कितना लिखा है 75, गलत हो गया, गलत हो गया। और हम लोग बोलते अग्नि 4 4000। मैंने आपको जो तरीका बताया ना, ऐसे ही फैक्ट रखते हैं आप। फैक्ट को 3500 से लेकर 4200, 3700 से 5200 5500, 1750 से लेकर 2324, ये चल के आ रहा है। ऐसे कोई पढ़ता है क्या? ऐसे तो कभी आप ही नहीं याद रख सकते। आप समझ रहे नहीं समझ रहे, थोड़ा फैक्ट को कंसेप्ट बना के हम लोग पढ़ेंगे, और मैं वही समझा रहा हूं। 1000 2000 3000 4000 5000 6000 चलिएगा। आगे आगे आइए सर, आप तो समझ में आ गया सर, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही फैक्ट रटने ही नहीं रटने, चलेगा। और सुनो 2023 का भी देख लो ना, अग्नि पे 2 क्वेश्चन आए हैं। हमारे कहने के बाद भी जिन बच्चों ने नहीं रटा उनका हम क्या कर सकते हैं। और थैंक गॉड स्टैटिक था, 2023 का दोनों स्टेटमेंट स्टैटिक था, जिसको कोई, आपको लगता है किसी कोचिंग सेशन में लोग बैलिस्टिक और जेट प्लेन पढ़ाते हैं? प्लीज, बैलिस्टिक और जेट प्लेन का कॉम्बिनेशन कोई पढ़ाएगा? नहीं सर, आपने जेट प्लेन पढ़ाया था कब? टर्बो जेट, रैम जेट, स्क्रैम जेट, और यहां आपने पढ़ाया बैलिस्टिक। और आपने वहां क्लू दिया था कि जैसे 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 जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन वगैरह के जो इंजन होते हैं उनको हम लोग मिसाइल्स में भी लगाते हैं। और आपने वहीं पर बताया था रशिया का रैमजेट इंजन भारत ने आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस में लगाया है। बोलो बोलो। अब जो बच्चे मेरे से जेट समझे हैं वो पहला भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले आप उसका सेकंड वाला ऑप्शन देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या पूछा है? अग्नि 5 मीडियम रेंज है, यही ऐसा ही कुछ है क्या? सही है गलत है? आप बताओ। तुम इसको करंट अफेयर्स बोलोगे, हम तो कहते हैं भैया तो जनरल क्वेश्चन है, ये सब तो अग्नि पर ऐसे ही याद रखो, अग्नि 1 2 3 4। और सुनो, भारत का सबसे ज्यादा अच्छी क्षमता वाला मिसाइल अग्नि ही है, उसके बाद भी लानत है तुम देश का सबसे अच्छे मिसाइल का नाम नहीं याद रखते तुम। आंसर की गलत दिया है बेटा, क्वेश्चन ही सही मान लो ना, कोई बात नहीं। आंसर की गलत है वो तो आप खुद ही निकाल रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं अगली बार से किताबों में आंसर की देना हम बंद कर देंगे, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सोचते नहीं, आंसर जाके खोज के मार देते हैं। ये लोग फिर वहीं रह गए, पढ़ने के बाद भी वहीं रह गए। हटा दूंगा मैं अगली बार से, आंसर ही दूंगा। खुद प्रैक्टिस कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आंसर खुद निकालिए। ओके चलिए। आकाश मिसाइल क्या है भाई? आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल जो मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज का मतलब कितना हो गया? 1000 नहीं बचा, 500 प्लस से लेकर 2000 तक, ठीक है। सरफेस टू एयर हो गया। इंटरसेप्टर रेंज कितना है? 30 किलोमीटर, मतलब कोई आने वाले मिसाइल के अगेंस्ट में 30 तक ले सकते हैं बस। वैसे तो ये 500 के ऊपर जाएगा, लेकिन किसी इनकमिंग के लिए सिर्फ 30 किलोमीटर। तो इंटरसेप्टर तो ऑफकोर्स कम ही होगा ना, बहुत ध्यान रख के आसपास वाले को 30 किलोमीटर। लॉन्च वेट कितना ले जा सकता है? 720 किलोग्राम। डायमीटर और लेंथ कभी भी किसी मिसाइल का नहीं पढ़ना है। जो लोग किसी मिसाइल की चौहद्दी पढ़ रहे हैं, कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना गोरा है, कितना काला है, फालतू काम कर रहे हैं, ये पढ़ना ही नहीं होता है।
ठीक है ना? अच्छा, लेकिन लिखा रहता है, किताबों में लिखा होता है, न्यूज़पेपर में आता है, इस पे दिमाग ले। आपको किलोग्राम देखना है, डिस्टेंस देखना है, स्टेज देखना है, वो मैंने आपको बता दिया। सुपरसोनिक स्पीड है ना, रैमजेट इंजन लगा हुआ है, वही रैमजेट इंजन जो आप लोगों को कहां से मिला है? रशिया से मिला, रशिया से मिला। मल्टीपल टारगेट्स को ये भेज सकता है बहुत सारे डायरेक्शंस में। राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक रडार है, वो उसका यूज किया गया, राजेंद्र रडार। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं, इंटरसेप्टर है, और इंटरसेप्टर एक्चुअल में जो है बैलिस्टिक अगेंस्ट वाला है। ये जो इंटरसेप्टर है किसका है? बैलिस्टिक के अगेंस्ट वाला है। अच्छा, बैलिस्टिक अगेंस्ट वाला। अब देखो, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम दो तरह के, पहला पैड, दूसरा एड। पैड का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस, एड का नाम है एडवांस एयर डिफेंस। पैड का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस, एड का नाम है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस अधिक हाइट के इंटरसेप्टर्स होते हैं। जो हम लोग प्रहार अभी पढ़ रहे थे, पृथ्वी 1 का जो इंप्रूव होगा ना, वो अधिक हाइट वाला इंटरसेप्टर है। एडवांस एयर डिफेंस क्या है? कम हाइट वाला इंटरसेप्टर है। एडवांस एयर डिफेंस कम हाइट के इंटरसेप्टर्स है। उसका नाम आगे लिखा हुआ है अश्विन। भारत दुनिया में चौथी कंट्री है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है, इंटरसेप्टर टाइप का, आफ्टर यूएस, रशिया और इजराइल। अश्विन के बारे में आगे लिखा हुआ है एडवांस एयर डिफेंस। इंटरसेप्टर रेंज है, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं। सिंगल स्टेज है, सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल है। सुदर्शन एक नाम याद से 10-12 हो गया, इस पे क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। इट इज अ लेजर गाइडेड बम। ये क्या है? ये एक लेजर गाइडेड बम है। गॉट इट। आगे आते हैं हम अस्त्र मिसाइल पर। अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसका ट्रायल हुआ था 2014 में, और जिससे हमने ट्रायल किया था उस फाइटर प्लेन का नाम था सुकोई Su-30। ये रशिया का फाइटर प्लेन है। बाद में हमने अपने तेजस से भी इसका ट्रायल किया है। शुरुआत में इसकी डिस्टेंस जो थी वो 40 किलोमीटर थी, बाद में बढ़ाकर इसको हमने 100 किलोमीटर कर दिया। फिलहाल अब 100 हो चुका है। शौर्य मिसाइल, शौर्य मिसाइल एक अंडर वाटर मिसाइल है, सागरिका, उसका लैंड वर्जन है, लेकिन अभी तक आया नहीं है यूज में। सागरिका इसी एक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरेट दोनों ले जा सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड है, ओके, पर अभी आया नहीं। मैंने बोला 600 किलोमीटर का रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ क्रूज मिसाइल्स। अभी तक जितना भी देखा बैलिस्टिक ही हमने देखा, सारे के सारे। और आईजीएमडीपी में तो 5 के 5 बैलिस्टिक थे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। क्रूज मिसाइल देखेंगे, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट देखेंगे, जिसको शुरू करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। न्यूक्लियर सबमरीन्स देखेंगे, ऐसे सबमरीन्स जो कि जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और जो यूरेनियम थोरियम जैसे फ्यूल से चलते हैं। ये भी मैंने आपको पीछे बताया। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन से भी करते हैं, और हम लोग वॉयगर जैसे स्पेस मिशन में भी करते हैं। ये कुछ चीजें आप भी देखे हुए, और यहाँ पे भी देखेंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स को। और मैंने आपको पहले बोला, ऐसी पनडुब्बियां जो पानी के नीचे होती हैं, डीजल इंजन से चलती हैं, वो काफी देर तक नीचे हो ही नहीं सकती, डीजल खत्म हो जाएगा, ऊपर आना पड़ेगा। और अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा देंगे, यूरेनियम होगा, तो 28 से 28 साल तक बिना फ्यूल के, बिना भरे हुए, इतना फ्यूल होगा, इतनी एनर्जी होगा, 28 साल तक पानी के नीचे रह सकता है। वो मरीन वरीन वाले जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो पानी के नीचे जाते हैं 6 महीने, फिर ऊपर आते हैं। और देखिए, शिप नहीं आता है, वो ऊपर नीचे आते रहते हैं। शिप पानी ही पानी के अंदर चलता रहता है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सब कुछ उस शिप को देता रहता है, यूरेनियम थोरियम जैसे फ्यूल। हाँ, तो अंदर ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग स्पेस में जाते हैं, ऑक्सीजन लेके अंदर जाएंगे, क्या नहीं पहुंचाएंगे यार। फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट, कैरियर पे बात कर लेंगे। ये सब वही हैं जो आईएनएस होते हैं। बताऊंगा आईएनएस क्या होता है, सब बेसिक टर्म एक बार क्लियर कर दूं। आईएनएस क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एक बार नाम सब सुन लो पहली बार। न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट जो डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन्स। हम दुनिया के फाइटर प्लेन्स नहीं बढ़ने वाले, सिर्फ भारत का बढ़ने वाले हैं। और वैसे भी हमारी कंट्री में हमें डिफेंस भारत का ही बढ़ना है। किसी दूसरे कंट्री का डिफेंस तब पढ़ते हैं जब भारत उसकी डिमांड कर रहा होता है, हमें चाहिए, दे दो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट अमेरिका, तो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट पढ़ लो, 2012 के मेंस में आ जाता है। Su-30 2010 में आ जाता है, क्योंकि रशिया ने भारत को दे दिया। जाके कोई और पूछ लो रशिया का, नहीं पूछेगा वो।
तो हमें वही पढ़ना होता है जो किसी तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आप सब जानते हैं डिफेंस में हम ज्यादा कुछ बनाते नहीं है। डिफेंस में हम लोग रशिया और इजराइल के दम पर चलते हैं, ये सबको पता है। अभी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, और आप सबको पता है भारत किसका साथ देगा? दूर की सोचते हैं, नहीं तो हमारा साथ कौन देगा? अंडरस्टूड है कि नहीं? चलेगा। हाँ, 55 में गोला बारूद बना रहा है, एलवाई बना रहा है, ये सब बनाता है। इंजन विंजन तो हम दूसरे से ही ले आते हैं, मेन काम की चीज बाहर से ले आते हैं। रैमजेट देखो हम कहाँ बनाए, दूसरे से तो ला के रहे हैं। मेन चीज तो भाई ब्रह्मोस हम कहाँ बना पाए? इंजन तो उसने दिया, बाकी सब हम बना ली, और मेन काम तो इंजन का ही था। ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट, ऐसे फाइटर प्लेन जो एटम बम ले जा सकते हैं, उनको न्यूक्लियर कैपेबल कहते हैं। तेजस के बारे में बात करेंगे, भारत का एक ही तो इंडिजिनस फाइटर प्लेन है जो कि एटम बम गिरा सकता है। हमने 75 साल की अपने देश की आजादी में एक ही तो फाइटर प्लेन बनाया आज तक जो एटम बम ले जा सकता है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, और टैंक पे बात करेंगे, है ना, और टैंक पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं क्रूज मिसाइल। मैक्सिमम क्रूज मिसाइल तो हम लोगों को दूसरों से ही मिला है, एक ही है जो हमारे पास अपना है, बाकी तो सब दूसरों से लिया है। एक के केस में तो हम और दूसरे मिलकर काम किए जिसका नाम है ब्रह्मोस। एक है जो हमने खुद बनाया जिसका नाम है निर्भय। बाकी सारे में हमने कुछ नहीं किया, पैसा दिया और खरीदा। ठीक है, अब देखो पहला क्रूज मिसाइल जो हमने खुद बनाया उसका नाम है निर्भय। सबसोनिक है, अधिक दूरी तक, अधिक स्पीड वाली नहीं है ये, पर हाँ यहां पर हमने डिस्टेंस बढ़ाया है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने के लिए इसको बनाया गया। स्पीड 0.7 मैक है। कितनी है? 0.7 मैक। तो सबसोनिक हो गया। इसको हम हर जगह से भेज सकते हैं, यानी ऑल प्लेटफॉर्म्स। ऑल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब। ये टर्म याद रखें। इसके साथ एक ही कमी, इसकी स्पीड बहुत कम है और लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये दूसरों के लिए नहीं, ये खुद अपने लिए हो सकता है। कोई भी इसको टारगेट बना के डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर चाइना, रशिया ऐसे कंट्रीज हैं, रशिया क्यों करेगा? चाइना जैसे की मैं बात करूंगा। आप बताओ, डिस्टेंस बढ़ा के 1000 किलोमीटर कर रहे हो, स्पीड 0.7 कर रहे हो, आपको ऐसा मिसाइल फेंकना चाहोगे 2 दिन बाद चाइना गिरेगा? इससे अच्छा तो तुम एरोप्लेन में लाद के उसी में बांध कर फेंक दो, 8 घंटे में जीजिंग। सर इनडायरेक्टली हम समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हैं। एरोप्लेन की स्पीड से मिसाइल चल रहा है, मजाक ही तो है। ये मिसाइल है भाई, स्पीड तो बढ़ाओ। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब हम विदेशों से खरीदना शुरू करेंगे। क्लब मिसाइल रशिया से खरीदा, पोपोई मिसाइल इजराइल से खरीदा, एमेटिस रशिया से खरीदा, मॉस्केट रशिया से खरीदा, थैंक्स टू रशिया एंड इजराइल। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की। अगेन थैंक्स टू रशिया। एक पवित्र नदी है रशिया का, उसका नाम है मास्कोवा, और भारत का ब्रह्मपुत्र। दोनों मिलाकर नदियों के नाम रख दिया, प्रोजेक्ट का नाम ब्रह्मोस। सारे प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों जगह से हो सकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2006 में हमारे पास आ जाता है। इसका सब कुछ इंडिया बनाता है, एक चीज है जो रशिया बनाता है और सबको पता है मेन चीज क्या? रैमजेट लिक्विड इंजन। और रैमजेट इंजन भारत ने आकाश और ब्रह्मोस में जो खरीदा था वो रशिया के लिए। शायद मेरे का चौथी बार में बोल रहे हैं लाइव, ठीक है। स्पीड 2.5 2.1, ये भी मैं चौथी 5वीं बार बोल रहा हूं। हर प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ब्रह्मोस 2 बन रहा है, पहले था 2020-21 तक बनेगा, अब 25 तक देखते हैं। मैक 1 इसकी स्पीड होने वाली है ब्रह्मोस 2 की। ब्रह्मोस शिप और लैंड वाले 200 किलोग्राम का गोला बारूद ले जा सकते हैं, और एयरक्राफ्ट वाले जो है वो 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकते हैं। डिस्टेंस तकरीबन 290 किलोमीटर है। 2 स्टेज का प्रोपेलेंट है। फर्स्ट स्टेज प्रोपेलेंट सॉलिड इंडिया ने बनाया है, मतलब छोड़ो ये रशिया का ही है, सब प्रोपेलेंट सिस्टम सारा रशिया ने किया। और सेकेंड स्टेज में जो लिक्विड रैमजेट इंजन लगा है वो रशिया से मिला है। ठीक है, ब्रह्मोस ओमोस को हमने एसयू फाइटर प्लेन से टेस्ट किया है, और ये फाइटर प्लेन भी हमारे नहीं है, रशियन वाले हैं। रशिया फाइटर प्लेन से हम मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो भी रशिया की मिसाइल, जिसमें हमने भी थोड़ा सहयोग किया है। आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा हमारे देश के पास अपना एटम बम होना चाहिए। शुरुआत हो गई देश में एटम बम की, और जब एटम बम बनने की शुरुआत हो गई 1946 में, उसके बाद ही इन्होंने सारा काम धाम शुरू किया। उनकी बिटिया के टाइम में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में 18 में 1974 को देश ने अपना एटम बम बना लिया।
लास्ट जो टेस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 1998 में, उसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया मां गॉडेस दुर्गा के नाम पर। तो ये हमारा लास्ट है और 25 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। इस बारे में मैंने आपको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में पढ़ाया था। और आगे बढ़ते हैं, ये इंडिया का आउटलाइन है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आगे निकलते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन मैंने आपको बता दिया, ऐसे सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं। न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, उसकी मदद से 28 साल तक पानी के अंदर चल रहे हैं, ऊपर फ्यूल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से न्यूक्लियर सबमरीन है, 50 के आसपास होंगे। बेवकूफों की तरह क्यों पढ़े, आज तक एक आया INS अस्त्रधारणी, वो भी ये आया उस समय का करंट अफेयर्स था। 50 कौन पढ़ने जाता है, इसका तो स्टैटिक भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारे के सारे जो सबमरीन्स वगैरह इनको हम INS के नाम से क्यों जानते हैं? अगर लड़ाई के लिए यूज में लाते हैं तो इन्हें हम INS कहते हैं। ये सारे के सारे सबमरीन को हम INS क्यों कहते हैं? अगर लड़ाई के लिए यूज में लाए जाते हैं तो इन्हें हम INS कहते हैं। INS हर उस चीज को कहते हैं नेवी में जिसका उपयोग लड़ाई के लिए होता है। एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब INS है। जैसे IN का मतलब होता है इंडियन नेवल, S का मतलब होता है शिप, S का मतलब होता है सबमरीन, S का मतलब होता है शिपयार्ड। जो सारी चीजें लड़ाई के लिए होती हैं उन सबको INS कहा जाता है। वो कोई शिप भी हो सकता है, कोई सबमरीन भी हो सकता है, कोई शिपयार्ड भी हो सकता है। जनरली जब मैं बच्चों से कहता हूं INS का मतलब क्या होता है, बच्चे एक चीज बोलते हैं, इंडियन नेवल शिप या इंडियन नेवल शिपयार्ड या इंडियन नेवल सबमरीन। मैं कहता हूं गलत है, क्योंकि आगे बेसिक प्रॉब्लम। INS का मतलब सब कुछ होता है जो नेवी वाले लड़ाई के लिए यूज करते हैं, शिप, सबमरीन, शिपयार्ड, सब कुछ। अब यहां पर 3 INS कैटेगरी मैंने बताई है, एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। फ्रिगेट, ये सारे के सारे वॉरशिप्स के नाम रखे हैं, यानी सारे INS है। फ्रिगेट छोटे साइज के वॉरशिप होते हैं और साइज नहीं, वेट से कंसीडर करते हैं, 2000 से 5000 टन, स्मॉल साइज वॉरशिप। डिस्ट्रॉयर बड़े साइज के होते हैं, 5000 to 10,000, 5000 to 10,000 टन वाले जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का एक नाम बताता हूं जो भारत ने रशिया से लिया था, जिसका नाम था एडमिरल गास्को। सुना आप लोगों ने एडमिरल गास्को का नाम? रशिया से लिया था और भारत में लाने के बाद इसका नाम INS विक्रमादित्य रखे थे। ये ऐसा होता है कि जो समुद्र होता है ना, मतलब प्यारा सा पिक्चर आपको मिल जाएगा। INS विक्रमादित्य पे जाएंगे तो INS विक्रमादित्य, उस पर आपको प्लेन विलेन दिखेंगी, विक्रमादित्य। ये आपको प्लेन वगैरह दिखेंगे इस पे चढ़ते उतरते समय। ये देखो, ये INS विक्रमादित्य, ये देखो, यू कैन सी इट, ये प्लेन है। लैंडिंग, टेक ऑफ, सारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं इनकी लैंडिंग टेक ऑफ होती है इस पर। इस तरह की चीजें, ये देखिए विक्रमादित्य, ये सारा का सारा भाई, ये सारा। अब विक्रांत छोड़ो, है ना, ये रशिया से ही लिया हम लोगों ने। और भारत में लाने के बाद इसका नाम क्या रख दिया था? इसका नाम हमने भारत में लाने के बाद क्या रख दिया था? विक्रमादित्य। चलो, मैंने आप लोग को रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया था ना, मेडिसिन में। यहां भी रिवर्स इंजीनियरिंग, खोल खाल के चीजें देखते हैं, बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि इसको इसलिए लाया गया ना, हमारे पास इस तरह की चीजें थी नहीं, और ये चीजें रशियन नेवी में हटा दी गई थी, डीकमीशन हो गई थी 2004 में। भारत खरीद लेता है, वहां से हटा दी जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, भारत खरीद लेता है, भारत काम का हो जाता है। फिर भारत इसको 2014 तक लाता है। 4 में डील होता है और 14 में आता है, 10 साल बाद। तो भारत पीछे पड़ा रहता, हमें चाहिए, दे दो प्लीज, हम नहीं जानते, दे दो, हम लोग अच्छे दोस्त हैं ही, हमेशा रहेंगे भी। रशिया कहता है रहने दो यार, सड़ा हुआ मत लो। इंडिया कहता है गलत बात है, दोस्ती ऐसे नहीं। फिर थोड़ा सुनने में आता, प्राइस बढ़ा देता है रशिया। भारत कहता है भी ठीक नहीं है। ये मैं फालतू बात बता रहा हूँ, 10 साल क्या क्या हुआ था भारत में इसको लेकर, लेकिन अंत में हम हिम्मत नहीं हारे और ले ही आए। ले आए 2014, अल्लाह के फिर नाम भी बदल दिए खट से, INS विक्रमादित्य। अब लगता है कुछ इंडियन। आइए, फर्स्ट जनरेशन मिड 1940s 1950s। ये नहीं जानना, दुनिया का फाइटर प्लेन पढ़ेंगे, 10 घंटा इसी में डूब जाएंगे हम लोग। चुपचाप निकालो भारत का और कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने बोला बाहर का नहीं पढ़ना, हमें तो बताना है भारत का ये वाला, ये जनरेशन है, ऐसे ही समझाना है बस। देखो, MiG-21 सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं।
अभिनंदन वाला। मिग 21 एक इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन है, मतलब कोई दुश्मन का फाइटर प्लेन आपकी तरफ आता है, उसको मार गिराने के लिए जो आप यूज करते हैं उसको इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन कहते हैं। जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं वैसे इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन्स होते हैं। मिग 21 एक इंटरसेप्टर कैटेगरी का फाइटर प्लेन है, लिखा होगा मिग 21 इंटरसेप्टर कैटेगरी का फाइटर प्लेन है। और पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन तुम्हारे कंट्री में आता है, हमारे कंट्री में, उसका नाम होता है F-16। और F-16 जो होता है वो एक्चुअल में 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन होता है। आप देखो यहां लिखा हुआ है। एफ नाम जो भी फाइटर प्लेन का है वो यूएस के फाइटर प्लेन के नाम होते हैं। एफ नाम जो भी हो किसका है? यूएस के फाइटर प्लेन का नाम है। अच्छा, होता क्या कहानी? कहानी यह होती है कि F-16 को, यानी 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन को 2nd जनरेशन का फाइटर प्लेन मार गिरा था इंडिया का। कहानी समझ में आ गई? अमेरिका ने पाकिस्तान को यह F-16 इसलिए दिया था कि तुम इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करोगे। अच्छी बात है, तो ठीक है ना। रशिया भी इंडिया को देता है, कहता है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं करोगे। आप समझ गए ना, सब होशियार है, ठीक है। तो 2nd जनरेशन है 4थी जनरेशन को मार गिराया। और जब 2nd जनरेशन है 4थी जनरेशन को मार गिराया, मतलब मिग 21 ने जब F-16 को मार गिराया, तो गलती से अभिनंदन उधर ही गिर गए। ये कहानी भी सबको पता होगी। इस कहानी में यह होता है कि 48 घंटे के अंदर अभिनंदन सुरक्षित भारत लौट कर आते हैं। ये तो सबको पता होगा। और ये बड़ा प्राउड मोमेंट था देश के लिए। और ये सारा किया धरा जो था वो किसका था? ये सारा किया धरा था इमरान खान का। वो इतना बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर है, उससे ज्यादा बेवकूफ मैंने इस दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। और हमारे लिए होशियारी हो गई, समझदारी हो गई। उसने खुद अभिनंदन का अपने मेजर जनरल के साथ वीडियो बनाया, फोटो बनाया और दुनिया वालों को बताया कि हमने पकड़ लिया है। वो खुद ही बता रहा है अभिनंदन हमारे पास है, कुछ हमें प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। जेनेवा प्रोटोकॉल के हम भी मेंबर हैं, जेनेवा प्रोटोकॉल के वो भी मेंबर हैं। आराम से आपको लौटाना पड़ेगा और आप टच भी नहीं कर सकते उसको। अभिनंदन आए, सुरक्षित है 48 घंटे के अंदर। यहां टेलीविजन कुछ और चला रहा था, क्योंकि जेनेवा प्रोटोकॉल किसी को पता ही नहीं है, उसके नियम किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं बच्चों नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो आपके साथ क्या होगा, आगे की जनरेशन में भी आपको लोग आएंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि आप लिटरली डिजर्व करते हैं बेवकूफ बनने के लिए। इसीलिए कहते हैं शिक्षा कितनी बड़ी चीज होती है। घरों में बोला जाता है रिक्शा ले लो, लो बेवकूफ बनाएंगे, माँ बाप भी बोलते हैं, कहते नहीं कहते? और गलत शिक्षा, आज तो शिक्षा भी गलत हो रही है ना, फिर की तरह पानी फिर जा रहा है। चलिए बताओ, हम लोग इतने पाकिस्तान जेल में अपने सोल्जर वोल्जर पड़े हैं, इतना प्रूफ दे रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं। सब पक्का प्रूफ देने के बाद ऐसा क्या हो गया अभिनंदन ने केस में 48 घंटे के अंदर आपने लौटा दिया? उन्होंने प्रूफ दे दिया, अब हमको प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं। नई बात समझ गए? आ गई? तो देख लीजिए ये सब चीजें होती हैं, क्रेडिट लिया जाता है। जेनेवा प्रोटोकॉल सिविलियन में नहीं बेटा, वो तो मिलिट्री वाले हो गए ना। अभी मैंने खुद ही बोला डिफेंस मिलिट्री के लिए। अब 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन के, अब समझे मैं 2 और 4 को क्यों पकड़ा? हमारे काम की चीज पर मैं बाकी छोड़ो। कौन जाके हम लोग को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है भाई, है क्या नहीं? 1-2 प्लेन पढ़ना, खट से निकल लेना, भारत के कौन कौन से है जान लो, आज कौन कौन से यूज करेंगे। 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन में एक राफेल है जो आता है, और लोग कहते हैं कि जो तेजस है जो हमारा अपना बना है, एक ही तो बना है हमारे पास। वैसे हमारे पास 2 बने हैं, लेकिन एटम बम ले जाने वाला एक ही है। तो पहला वाला एटम बम नहीं ले जा सकता था, नहीं, उसका नाम मारूद था। और जो अब दूसरा बना जो एटम बम ले जाता उसका नाम है तेजस। बताऊंगा, तेजस बताऊंगा। अब क्या है, 4.5 जनरेशन में एक नई चीज लाई जाती है, इसको कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। आगे है, डिटेल में है। लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप किसी फाइटर प्लेन को, किसी मिसाइल को, किसी पनडुब्बी सबमरीन्स को आप किसी रडार और सोनार सिस्टम से इन्विजिबल कर सकते हैं। रडार सिस्टम वो जो एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है, सोनार सिस्टम वो जो वाटरबॉर्न ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो नहीं दिखेंगे ये चीजें ना, तो सर वो तो घुस जाएंगे, मार देंगे। हाँ, इसी को तो कहते हैं 4.5 जनरेशन। ये प्लेन और खतरनाक हो सकती है। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अभी हमारा सपना है, देखते हैं कब पूरा होता है। शायद उस दिन पूरा हो जाए जब ये कंट्री 6th जनरेशन पे पहुंच जाए।
क्योंकि वो अपना एक्सपायरी हमें बेच देगी, हम उन्हें खरीद लेंगे। ये चीज अच्छी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, साइंटिस्ट को बैठना पड़ेगा, सरकार को फंड रिलीज करना पड़ेगा, सरकार को काम कराना पड़ेगा। देखो ना, इतनी मेहनत करने के बाद तेजस हमने इतनी मुश्किल से बनाया। और फाइटर प्लेन वैसे में भी भारत फाइटर प्लेन नहीं बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट की, भारत की, और किसी की नहीं। न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि एटम बम ले जा सकते हैं। भारत के ऐसे फाइटर प्लेन जो एटम बम ले जा सकते हैं, उनके नाम आपके सामने हैं। और ये सारी लिस्ट मैं एक बार बोल देता हूं, सुन लो कौन कौन से। Su-30 Mk1, मिराज, MiG-29, 27, हाक, तेजस, ये सारे के सारे अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं, ये भी आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा आपको क्या बता दूं, कुछ हम लोगों ने रेंट पे भी लिया, मतलब लीज पे भी लिया है, टुप्लो वगैरह लिया है। फिलहाल अब न्यूज में नहीं आता टुप्लो वगैरह। लीज में लेने के पीछे कारण होता है कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, चीजों को सीखना, ये आप पहले से जानते हैं। कुछ फाइटर प्लेन्स के नाम सबसे ऊपर लिखे गए हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया भारत में, तेजस। Su-30 जो रशिया से लिया। ये ऐसे फाइटर प्लेन है भारत के जो काफी दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग, काफी दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। ओके, विदाउट रिफ्यूलिंग। तो ठीक है ना, इससे फायदा ये हो जाता है कि ये डीप पेनिट्रेशन कर सकता है। इसका सीधा मतलब है ये डीप पेनिट्रेशन कर सकता है, मतलब काफी अंदर तक घुस सकता है और वहां पे मिसाइल उसाइल गिराकर फिर वहां से आ सकता है। ये लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। 3000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है, पहले इस्लामाबाद में जाएंगे, बम गिराएंगे, फिर उतर के तेल भराएंगे, फिर निकल के आएंगे, ऐसा संभव है? वो तेल भरेंगे सब हमारे में। तो यही लॉजिक है। इसका मतलब होता है डीप पेनिट्रेशन, काफी अंदर घुसकर बम गिराकर हम आ सकते हैं। ये 3000 को कहने का मतलब होता है। इंडिया का पहला इंडिजिनस प्लेन है जो एटम बम ले जा सकता है। मैंने बोला था भारत ने पहला अभी तक बनाया सर। तेजस के बारे में 4.5 जनरेशन है। इसको लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, बहुत हल्के वेट का फाइटर प्लेन है। सिंगल इंजन है ताकि वेट ज्यादा ना हो, है ना, सिंगल इंजन है वेट ज्यादा ना हो। 1350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। जस्ट सुपरसोनिक, मतलब 1 मैक से थोड़ा ही ज्यादा है, ये भी नहीं 2 मैक। इसके पहले एक और था जो भारत ने बनाया था, इट वाज मारूत। मारूत भी सुपरसोनिक था, 1200 के ऊपर ही था, 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा था। लेकिन मारूत जो था वो एटम बम नहीं ले जा सकता। बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं। 2015 में तेजस जो होता है इंटीग्रेट हो जाता है हमारे डिफेंस में। मनोहर पर्रिकर साहब उस समय डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। कुछ केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस भी हैं जो भारत मेंबर है। और जब कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साफ साफ बोला, भाई देखो दुनिया वालों, हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स नहीं है, हमने सारे डिस्ट्रॉय कर लिए। तो भारत इन कन्वेंशंस के मेंबर भी हैं कि हम कभी इस तरह की चीजों का यूज नहीं करेंगे। कुछ टैंक्स के नाम है भारत के जो लिखे गए, इंडियन टैंक्स। फ्रेंच लाइट टैंक AMX-30 जो फ्रांस से लिया था भारत ने, और ये पहला टैंक है जो भारत ने यूज भी किया था 1953 से लेके 1985। 1965 का जो वार था इंडिया पाकिस्तान का, भारत ने इसको यूज किया था। उस समय पाकिस्तान के पास एक पैटर्न था, वो इवन हमसे बेटर था उस टाइम। बाद में भारत MX-13 छोड़ देता और अपना खुद बनाता है। और भारत का जो पहला टैंक बनता है उसका नाम है विजयंता। इंडिया का इतिहास है विजयंता। बाद में विजयंता को भी हटा देते हैं। 1965 to 2008 तक हम विजयंता को यूज करते हैं, उसका हटा देते हैं। और विजयंता को चेंज किया जाता है रशिया के एक टैंक से जिसका नाम है T-72MI। अब इसके बाद एक सीरीज ऑफ टैंक रशिया से हम खरीदते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, और आज भी यही करते हैं। एक हमने बनाया है थैंक गॉड, जिसका नाम है अर्जुन। नहीं तो रशिया नए टैंक बनाता गया, भारत को बेचता गया, हम खरीदते गए, नाम बदलते गए। रशिया नए टैंक बनाता गया, भारत को बेचता गया, हम खरीदते गए, नाम बदलते गए। रशिया नए टैंक बनाता गया, हम खरीदते गए और नाम बदलते गए। हम यही कर रहे हैं पिछले 3 डिकेड से। 3 क्यों, 4 डिकेड से करीब, मतलब 3 डिकेड से तो है। T-72 रशिया बनाया, हम खरीदे, नाम बदलकर अजय कर दिए। T-90 रशिया बनाया, हम खरीदे, नाम बदलकर भीष्मा कर दिए। इस तरह एक हमने बनाया थैंक गॉड जिसका नाम है अर्जुन।
वो भी बताता हूं। फिर T90 MI बनाया, उसका नाम बदलकर हमने करना कर दिया। भीष्मा, करना, ये सब के सब है ना। अर्जुन हमने 2 बनाए हैं, इसी को जरूरत है नहीं। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक इस चैप्टर के पार्ट में। इस पे हम लोग बात करेंगे यूएवीज के बारे में। और नहीं, क्वेश्चन आया था ड्रोन वाला आपके पेपर में, एक ड्रोन वाला क्वेश्चन आया था, वो वाला यूएवीज के बारे में, जिसको हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन कह सकते हैं। भारत में जो हेलीकॉप्टर्स हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? MBRL, जिसको हम कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बताऊंगा। Su-30 फाइटर प्लेन्स, इससे मेंस में 2010 में क्वेश्चन भी पूछा है। एडमिरल गार्ड्स को वही जो रशिया से लेकर आए हैं, जिसका नाम INS विक्रमादित्य रखा है। अवाक सिस्टम एक बड़ा इंप्रूव्ड रडार सिस्टम है जो इजराइल से लिया, इसका नाम फाल्कन है। स्टेल टेक्नोलॉजी, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी है, बताऊंगा। अभी आपने 4.5 जनरेशन में देखा था। सोनार सिस्टम वो होते हैं जो वाटर बॉडीज के अंदर के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, पनडुब्बियां वगैरह ये सब देखते हैं। टॉर्पीडोज जो पानी के अंदर के मिसाइल होते हैं, उनको मिसाइल नहीं टॉर्पीडो कहते हैं। और बहुत सारे एक्सरसाइजेस जिसपे 2010 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जब से पैटर्न नया आया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अक्सर सुनते होंगे, हर महीने में 1-2 नाम आ जाते होंगे। ये एक आर्मी का एक्सरसाइज हुआ इंडिया मंगोलिया के बीच में, ये एयरफोर्स का हुआ इंडिया फ्रांस के बीच में, सुनते होंगे। उनके नाम अलग अलग हैं, एवीआई इंद्रा, इंद्रधनुष, नोमैडिक एलिफेंट, है ना, बहुत सारे, सिम्बैक्स, बहुत सारे अलग अलग, अभी वो आपको दिखेंगे। उसकी भी एक लिस्ट ले आई है। थैंक गॉड ये सब चीजें बंद हो गई, नहीं तो कितना गंदा क्वेश्चन था ये सब। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रह जाते, फालतू क्वेश्चन नहीं आते। पहले बात कर लेते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में। क्या है भाई? कोई नहीं, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स होते हैं, पायलट वगैरह इसमें होते नहीं है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इंसान नहीं होता अंदर। तो इंसान नहीं होता तो रिमोटली पायलटेड हो गए। पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट हो गया, पायलट नहीं है, पायलटलेस टारगेटेड बोल लो। नाम लिखा हुआ नक्श, निशान, रुस्तम, ये सारे के सारे नाम लिखे गए। भारत में ड्रोन को लेकर पहले बड़े न्यूज आते थे। एक सिविलियन ड्रोन पे क्वेश्चन पूछा भी है। अभी मैंने बोला था वो वॉल्केनो वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, जनरल क्वेश्चन था। मुंबई में पहली बार मार्गरेटा पिज्जा डिलीवरी होती है ड्रोन से। मुंबई में मार्गरेटा पिज्जा डिलीवरी है ड्रोन से। तो भाई अमेजोन वाले आगे गए, भाई हमको भी चाहिए, और अब हम प्राइम एयर डिलीवरी देंगे। क्या देंगे? प्राइम एयर डिलीवरी देंगे। प्राइम एयर डिलीवरी करेंगे। भारत सरकार ने चीजों को कभी अलाउ नहीं किया। क्यों? अब 2 किलो पिज्जा है, 2 किलो बम कौन देखे हवा में? जमीन पे तो पुलिस वाले देख नहीं पा रहे हैं। इतना धमाका हो जाता है कई बार। तो शादी वादी में, दीदी की शादी का एकदम ठीक है, जो कैसेट बनता है। आपका भी बनेगा भैया, बरमाला डाल रहे हैं बढ़िया से एंगल ड्रोन ले रहा है। अब इस सब चीज में वो सब थोड़ी बढ़ाया, वो सब थोड़ी बढ़ाया जाए। ठीक है, चले। मोदी जी भी 1 साल 2 साल पहले, 3 साल पहले मुझे याद था, वो करो किसान ड्रोन करके बात कर रहे थे, और उस पर योजना में आर्टिकल्स भी छपे थे। योजना आप लोग पढ़ते हैं? बड़ी अच्छी मैगजीन है, आपका मेंस बड़ी हेल्प करने वाला है, वो बहुत हेल्प करने वाला है। मेंस में तो कमाल की मैगजीन है। लोग असल में क्या है ना, लोग आजकल शॉर्टकट में चले गए। हर आदमी कोई नोट दे दो, उसी से हो जाए। अरे ऐसे नोट से अगर हो जाए तो हर किसी का ना हो जाए। जो अच्छे बच्चे वो पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं। 25-30 रुपए की तो मैगजीन आती है, सरकारी होती, कलर होती है, उसे जिराक्स कराओ तो 60 रुपए पड़ेगा। 120 पन्ने का तो मैगजीन होता है, पतली पतली चीजें होती हैं, बहुत बढ़िया मैगजीन योजना। अब एक जनरेशन आ गई, लोगों ने किताबें पढ़ना भूल दी है, छोड़ दिया। हम लोग योजना को पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, 12 महीने की योजना पढ़ लेते थे तो 10 क्वेश्चन यूपीएससी के बन जाते थे, आज ही बन जाते। हर योजना में एक इश्यूज, एक वाला पार्ट होता है। डिजिटल इंडिया पे, डिजिटल जितना चीजें इंडिया में डिजिटल की भी स्कीम चल रही है, सब आ जाएगी सर, स्कीम प्रोग्राम्स। आप उसको पॉलिटी वाले में लिखिए, आप उसको साइंस टेक वाले में लिखिए, सोशल इशू में लिखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैगजीन। आप कोई बोलता नहीं ना आप लोग को योजना पढ़ो। अब तो लोग आते होंगे ना, वो 40 पन्ना पढ़ लो, 15 घंटा लक्ष्मीकांत खत्म, ये सब आते हैं कि नहीं आते? हवाबाजी करने, हवाबाजी। तो आप जोड़ते होंगे तो आपके हिसाब से तो 3 दिन में यूपीएससी का सिलेबस हो जाता होगा। भाई ऐसे अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं,
40 पन्ना साइंस टेक, 50 पन्ना इकोनॉमी, तो उस हिसाब से तो एक पन्ना भी नहीं भरा, एक कॉपी भी नहीं भरी। और 8 घंटा साइंस टेक, 5 घंटा सोशल इश्यू, 14 घंटा लक्ष्मीकांत, 17 घंटा इकोनॉमी। अरे यार 5 दिन में यूपीएससी निकल जाता है, आप लोग मजाक कर रहे हैं, फालतू में जाके साल भर आप परेशान हो रहे हैं। जाइए यूट्यूब पर जोड़ लीजिए, 7 दिन हो जाता है। 7 into 24 इज इक्वल टू यूपीएससी क्लियर। आप लोग इन लोगों को फॉलो नहीं करते क्या? श्योर नहीं करते, पक्का नहीं करते? चलो ठीक है, फिर तब तो आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि 14 घंटे में लक्ष्मीकांत नहीं होती, और 100 पन्ने के करंट अफेयर्स के लास्ट के 365 पढ़कर यूपीएससी का साइंस टेक भी नहीं होता, ये भी पता है। थैंक गॉड। चलिए अंत में कम से कम लोगों ने कहना तो शुरू किया। अब मिलिट्री ड्रोन्स है भाई। 1999 में कारगिल में हमने यूज किया था, एक इजराइल का ड्रोन था, बेकार था, मार गिराया सब, पाकिस्तानों के सामने मार गिराया। इसलिए तो भारत आज भी अमेरिका से कहता है दे दो यार, दे दो। वो एमटीसीआर वाले में नहीं हम लोगों ने बोला था, इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका दे दो दे दो। अमेरिका कह रहा है एमटीसीआर के मेंबर नहीं और नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर बाद में मेंबर बन के आप कह रहा दे दो दे दो दे दो, कह रहा रुको 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 रुको, वही बताते हैं, है क्या नहीं? चलो तो ये सब है BR-56, 57 वगैरह। अब देखो यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम है। हेलीकॉप्टर्स भाई जो क्या, जो उड़ते हैं, और क्या उड़ते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं, इनके अलग अलग अब नाम कुछ सुन लो, रुद्रा है, कामव है, ध्रुव है, ये सारे के सारे अलग अलग पर्पस है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। अटैकिंग मतलब लड़ाई के लिए। कौन सा? फार्मर ड्रोन वाला बता रहा था, मोदी जी ने बोला कि भाई 100 से अधिक ड्रोन किसानों की मदद के लिए बनाए जाएंगे। उसमें जैसे ये होगा कि स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड का, उसमें ऐसा होगा कि कीड़ों उड़ों ने फसल को बर्बाद किया, उसकी फोटोग्राफी हो जाएगी। क्या उसमें इंप्लीमेंटेशन क्या है? और भाषण दिए हैं भाई, मोदी जी के भाषण अपने आप में इंप्लीमेंटेशन है, ऐसा ना बोला करो, ठीक है? जो पावर में है, जो बोलते हो बात हो जाती है, ठीक है? बहुत छिछिया लेदर हुआ इस बार उन लोगों का। सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था, 2-4 केस ऐसे आगे, क्या बोला जाए। आइए, चीता, चीतल, लेंसर, चेतक, चेतन, ये सब है। यूटिलिटी हो गया, चीता चीतल, लेंसर हो गया, अकाउंट। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाए, नक्सलाइट अटैक हो जाए, ये काउंटर इंसर्जेंसी कहलाती है। यूटिलिटी वगैरह तो समझते हैं कि बाढ़ आ गया, लोग उठा के ला रहे हैं, वहां बच्चा कोई पानी नहीं पी सकता, बाढ़ का पानी कौन पिएगा, आदमी मर जाएगा, तो पैकेट से पानी गिरा रहे हैं, खाना गिरा रहे हैं, ये यूटिलिटी होते हैं। अब केदारनाथ का कुछ हो गया, क्लाउड बस्टिंग उठा के निकाल के ला रहे हैं सुरक्षित जगह पे, ये यहां पे यूटिलिटी होती है, एक छोड़कर। रशिया कामा वाला, वैसे तो और भी है लेकिन यहां पे ज्यादा मैंने टाइम दिया नहीं है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, MBRL कहते हैं। ये हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये एक्चुअल में कारगिल के टाइम में इसका यूज किया गया था। कारगिल के टाइम में क्या यूज किया गया था कि जो हिली एरिया था ना, हम नीचे थे वो ऊपर थे, तो नीचे से ऊपर वॉरहेड को भेजने के लिए मिसाइल को, और 40 किलोमीटर की हाइट तक भेजना था करीब करीब, तो इसकी रेंज भी वही है 39 to 40 किलोमीटर। और जब भी ये आता है तो कारगिल नाम जरूर आता है। मल्टी बैरल का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स को ले जा सकता है। सुखोई 30, Su-30 2010 का मेन सा क्वेश्चन था एक जमाने में। अब ये सब क्वेश्चंस खत्म हो गए, Su-30 वगैरह। सुखोई 30 इज द ट्विन इंजन मल्टी रोल मिलिट्री एयरक्राफ्ट। रशिया सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन ने बनाया। 2 सीट होते हैं, हर वेदर में यूज कर सकते हैं, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, हर तरह के मिसाइल ये फेंक सकता है। 2010 के मेंस में क्वेश्चन रहा है। अवाक सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंप्यूटेशन सिस्टम।
जो भारत को मिला है इजराइल से, और इसका नाम है फाल्कन। इसका नाम है फाल्कन, PHALCN, फाल्कन। और फाल्कन भी किसी जमाने में 10-11 के आसपास, 10 में शायद, यूपीएससी का क्वेश्चन था कि फाल्कन को इंडिया को कहां से मिला, इजराइल। देखो ये एक अलग ही टाइप का रडार सिस्टम है, बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम है, और ये किसी भी कंट्री को काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाते हैं एयर डिफेंस में। जैसे जनरली जब कोई एनिमी कंट्रीज के फाइटर प्लेन आते हैं आपकी कंट्री में अटैक करने, पता कब आते हैं? जब वेदर अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस समय आपका रडार सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। आपका रडार अच्छे से काम नहीं करता, आप उनके लोकेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाते, आसान से आते, बम बम गिराते हैं, कैजुअल्टी करते निकल जाते। और जनरली जब ये सब फाइटर प्लेन्स आपके यहाँ अटैक करने आते हैं तो बहुत करीब से आते, नीचे झुककर, नीचे मतलब टच करते हुए, क्योंकि नीचे की चीजों को फिर रडार नहीं देख पाता, और ये वही कैजुअल्टी करते और निकल जाते हैं, कैजुअल्टी करते निकल जाते हैं। तो इन सब चीजों में हमें एक एडवांस रडार सिस्टम चाहिए, जो बैड वेदर सिचुएशन हो, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, कम हाइट की चीजें आ रही हो, उनको हम सेफ और सिक्योर कर सके। फाल्कन है ना। कल का वेदर मतलब, अरे भाई हम बोले ये कंडीशन फेवर का होता है। हम इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं देखी, ऐसी कोई कंडीशन थी या नहीं थी। हर जगह एक ही सिचुएशन नहीं लग जाएगा बच्चा, हो सकता है आना ही, अटैक करना ही है, मौका की तलाश कर रहे हैं। आयरन डोम है, नहीं यूज किए, और इसके पीछे ये बोला जा रहा है वो लोग अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो लोग को ये नहीं लगता था ऐसा कुछ होने वाला है, आदमी तैयार था नहीं, उसका फायदा उठाया, इन्होंने हमला कर दिया। 5,000 मिसाइल एक साथ डाली। आपको लगता है कि उसकी औकात थी फिलिस्तीन की इतनी मिसाइलें दागने की? किसी ने उसे सपोर्ट किया है? हाँ तो तगड़ा सपोर्ट किया है, हर किसी को पता है, चलेगा। देखो आप सिर्फ इतना जानो, तुम लोग इजराइल पे गिराए हो, बस, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। वो बराबर कर देगा, बता रहा हूं मैं। किस पे गिराए हो? इजराइल पे। वो खत्म कर देगा। इजराइल और अमेरिका ऐसे कंट्रीज है ना जो दुश्मन के घर में घुसकर मार के आते हैं। लादेन को पाकिस्तान में घुसा, मारा, उठा के ले आया, और डेड बॉडी को ऐसी जगह गाड़ा अमेरिका, आज तक दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला। अमेरिका और इजराइल अगर हल्के में चीजों को ले लिए ना तो दुनिया में ये लोग पावरफुल कंट्री रह नहीं जाएंगे। बेइज्जती इनकी बहुत है, छोड़ेगा नहीं। तुम लोग सुने होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस इजराइल के जिसके किस्से लोगों को बनाए जाते हैं, बहादुरों को बहादुर बनाने के लिए उसे किस्से बताए जाते हैं। और भारत को जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आप ट्रेनिंग में इजराइल ही जाते हैं, और इजराइल ही वाले आपको आईपीएस की ट्रेनिंग देते हैं। आपके यहां के आईपीएस की ट्रेनिंग से बढ़िया ट्रेनिंग होती है इजराइल में, और भारत सरकार का इजराइल के साथ डील है। जितने भी लोग आईपीएस की ट्रेनिंग करेंगे, सबको बता रहा हूं, आपको इजराइल जाना होगा कुछ महीनों के लिए, आपको ट्रेन किया जाएगा। फाइनल आपकी ट्रेनिंग वहीं होने वाली, इजराइल में। भारत सरकार का डील है, आईपीएस ऑफिसर को वहीं ट्रेन करते हैं। उसका एक अलग ही आपको ड्रेस होगा, अलग होगा। बच्चे फोटो भेजते, मेरे पास है कई बच्चों के, आप क्या करेंगे सब जान के। पैशन होता है बच्चे, नहीं आईएएस बनते हैं, कोट पहन के जाती हैं लड़कियां, अपना वो साड़ी, वो पट्टा, क्या होता है वो, क्या होता है जी उसको क्या बोलते हैं, वो एकदम बॉर्डर वाला पट्टा बोल रहा है बॉर्डर वाला निकला ही नहीं है ना, डोंट माइंड। अरे टसन में होती है सब, अपना फोटो खिंचाती है, बढ़िया बिंदी लगा के एकदम, बाल पीछे एकदम झाड़ वार एकदम सुंदर सुंदर सब लगती हैं। लड़के अपना वो काला वाला कोट, बंद गला वाला सिलवाते हैं, बंद करते हैं, और एकदम टसन में। भाई आईएएस आईपीएस हो गए आप, लोगों से अब अलग हो गए आप, नॉर्मल नहीं रहे अब आप। आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, अब आप आम आदमी नहीं, आप खास आदमी हैं। फील करना शुरू कर दीजिए, आपके बात में, आपके व्यवहार में चीज अब झलकनी चाहिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर आप इनसे मिलिए, सामने अच्छे से बात नहीं करेंगे, एकदम थोड़े रो में रहेंगे किनारे आके, और सर सब बढ़िया है सर कोई बात नहीं, जिंदगी जियो अपनी। भाई इनको ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ऐसे सिखाई जाती है आप। अब आप आम आदमी नहीं है, यही पहले से बताते हैं, आप खास आदमी है। और आईएएस लोगों को तो कुछ ज्यादा ही खास इज्जत मिलती है।
ट्रेनिंग में ही आपको बता दूं, आईएएस वालों को प्लीज सर कम बोलते हैं जब आप लोग मसूरी जाते हैं, और आईपीएस वालों को कहते हैं थोड़ा बाद में आइएगा, हट हट हट, आईएएस प्लीज सर प्लीज। आपको वही समझ में आ जाता है कि आईपीएस की इज्जत आईएएस के सामने कहीं नहीं होती। तो बाद में फिर वो अगला एग्जाम देता है, आईएएस बन जाता है, फिर उसको भी आते हैं प्लीज सर कम सर। हायरार्की आईएएस आईएएस ऐसा धोते हैं सब आईएएस वाले आईपीएसों को, आपको क्या बताऊं मैं, भीगी बिल्ली की तरह रहते हैं आईपीएस वाले। आइए, हायरार्की है, प्रोटोकॉल है, नियम को क्या कर लेंगे, नियम नियम ही है, चलेगा। फाल्कन हो गया, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई है ना, बैड वेदर सिचुएशन हो गया, ये इजराइल की है, सोचो। और 3 कंट्री के पास है, चिली, इजराइल और भारत। पाकिस्तान और चाइना दे दो दे दो दे दो दे दो, अभी तक दिया नहीं। अब दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, जानते ही हैं, यही फिलॉसफी होकर तो हम लोग भी आगे दोस्ती किए थे पीछे। तो कुछ लोग इसलिए दोस्त हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों उसके दुश्मन हैं, और क्या, इसलिए भी दोस्त हो जाते हैं, हम दोनों दुश्मन है, ऑटोमेटिक दोस्त हो गए। तो बोलो ना, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। और इस फिलॉसफी पे अगर दोस्त ना चले तो दोस्ती खत्म। कई लोगों की दोस्ती इसलिए टूटी है, तुम इससे बात क्यों किए, अरे भैया आके हमसे खुद बात किया है, नहीं तुमको हम देखे उसके साथ बहुत चाय पी रहे हो तुम, दोस्ती खत्म आज से, एकदम नाक इधर फूला है नाक उधर फूला है। अगर मोटिवेट कर ले क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रूफ कर दिया, तब तो दोस्ती कंटिन्यू, नहीं दोस्ती खत्म, अब दुश्मन हो गए ये लोग। सेल टेक्नोलॉजी वही लो ऑब्जर्वेबल, जिसको हम लोग रडार और सोनार से नहीं देख सकते। ये चीजें तो बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। क्यों ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है, एक तो नॉन मेटालिक एयर फ्रेम होता है जिससे आप किसी भी फाइटर प्लेन वगैरह को, सबमरीन को इनविजिबल कर सकते हो रडार सोनार से, और रडार एब्जॉर्बिंग होता है, इसकी मदद से कर सकते हो। जैसे जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, फाइटर प्लेन, वो मेटल बॉडी होते हैं, मेटल, रडार से निकलते हैं रेडियो वेव्स, चारों तरफ जाते हैं। सबमरीन्स होते हैं वही मेटल बॉडीज होते हैं, सोनार के से निकलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, चारों तरफ जाते हैं, और ये मेटल से लड़कर लौड़ के आते हैं, और मेटल से लड़कर लौड़ के आते हैं तो ऑब्जेक्ट पता चल जाता है ऊपर और नीचे है। और अगर मेटल की जगह नॉन मेटालिक करते हैं तो, फाइबर वेपर करते हैं तो पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लौट के आएंगे नहीं, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट एयरबॉर्न वाले, नीचे पानी वाले पता ही नहीं चलेंगे। क्लियर सर? रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी तुम लोग कोटिंग कर दो, कोटिंग कोटिंग कोटिंग, मिसाइल पे कोटिंग कर दो, फाइटर प्लेन पे कोटिंग कर दो, सब मरीन्स पे कोटिंग कर दो, लेयरिंग। और ये ऐसे कोट होते हैं, जब वेव्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वेव्स लौट के आते नहीं है, वेव्स लौट के आते नहीं है तो उनका पता चलता नहीं है, उनका पता चलता नहीं। एंटी सैटेलाइट वेपन्स आप सबको पता है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स आप सबको पता है, अभी बताया था ना, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। इंटरसेप्टर सबको पता है, तो बहुत हो गया टेस्टिंग वेस्टिंग। सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का। और भारत के पास बहुत सारे सोनार सिस्टम है जो डेवलप, उनके नाम लिखे, फिलहाल कभी आया नहीं है सब। सोनार सिस्टम में कौन सा वेव यूज होता है? कई बार बोला मैंने, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। रडार वेव्स में कौन सा होता है? रेडियो, रडार में रेडियो वेव्स। ये कुछ सोनार के नाम है भारत के, अप्सा, हुम्बद, हुमसा, नगन, पंचेंद्री, ये कुछ नाम है। एक ऐसा भी सोनार सिस्टम है जो कि वाटर बॉडी नहीं, एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट का भी पता लगाता है भारत का, तो उसका नाम है मेहर। जबकि सोनार सिस्टम किसके लिए होते हैं? वाटर बॉडीज के लिए। टॉर्पिडोज मैंने आपको बताया था, अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं, पानी के अंदर ये अग्नि वाग्नि नहीं चलते, उनमें आग लगती, पानी में तो आग ही नहीं लग सकती, ये अलग ही होते हैं, टॉर्पिडोज होते हैं। टॉर्पिडोज भी बहुत तरह के होते हैं, हैवी, लाइट, कई तरह के होते हैं। वरुणास्त्र, तक्षक, सायना, ये सब नाम लिखे गए, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। कुछ एक्सरसाइजेस नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, ये सारे के सारे। अब नेवी एयर, यहां देखो, पहला तो आपको मिल जाएगा नेवी वाले, वरुणा है, सिनेक्स है, इंदिरा है, मालाबार है, सिम्बेक्स है, इप्सबार है, कोनकन है, सिंडेक्स है, सहयोग कजिन है, नसीम अलबार है,
ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच है और अलग अलग मंथ में भी होता है। कुछ ऐसे हैं जो 2 साल में एक बार होता है एक्सरसाइजेस, ऐसे भी कुछ 3 साल में एक बार होता है, कुछ 2 कंट्री नहीं 3-3 कंट्री के बीच होता है। पर थैंक गॉड आफ्टर 2010 इस तरह क्वेश्चन खत्म हो गया देना, ठीक है। और यूपीएससी का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अभी मैंने देखा कि यूपीएससी जो था वो स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं देता था। मैंने देखा आ गए बंद कर दिया था यूपीएससी ने, 10 साल 11 साल से नहीं दिया, अचानक दे दिया। तो कुछ पता नहीं चलता यूपीएससी का, इसलिए आप बहुत ज्यादा चीजों को मतलब प्लान बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए यूपीएससी में कहा जाता है भाई बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पता चलता है ये है तब तो आसान हो जाएगा ना। सिलेबस ही नहीं पता चलता है, वो क्वेश्चन भी आते हैं जो कभी आते नहीं है, जो कभी आते थे किसी जमाने में फिर आ गए, ये किसी जमाने में आते थे फिर आ गए। तो इसलिए एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। और जो यूपीएससी की तैयारी सोचता है वो कभी पढ़ने से डरता नहीं है, उसको पता है इस प्रिपरेशन में बहुत पढ़ना है, 8 घंटे 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास अगर लंबी हो गई तो घर जाके 5 घंटे पढ़ना है, क्लास छोटी हो गई तो 8 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है। सिलेबस कैसे होगा, है कि नहीं? 7 घंटे सोना भी तो है, 7 आवर्स मिनिमम। और अगर मैनेज कर लो 6 घंटे तो और अच्छा है। जैसे हम लोग तो 5 ही घंटे सोते हैं, मैनेज हो गया अब तो हो जाता है, 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। आदत बना लो, आदत हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन बनाना पड़ेगा। डेडिकेशन है तो हो जाएगा, करना है हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 घंटे भी आप बचाते हैं, 365 घंटे, 365 बाई 24 इक्वल टू 18 दिन। 18 दिन आपने जिंदगी का सो के खत्म कर दिया, शायद ज्यादा होगा यार। 365 बाई 24 इक्वल टू, हाँ ठीक तो है, करीब 18 दिन तो आते हैं। आपने 18 दिन सो के खत्म कर दिए। जो लोग 9 घंटे सोते हैं, आपने अपनी जिंदगी के कितने दिन बचा सकते थे, सो के खत्म कर दिया आपने। आप समझ रहे हैं? 1-2 दिन दिक्कत होगी, 5 दिन दिक्कत होगी, 6ठे दिन 7ठे दिन के बाद आदत हो जाएगी। मेरी आदत है 5 बजे खुल जाती नहीं, 12 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे तक उठ जाता हूँ। अगर 1 बजे सोता हूँ तो 6 बजे उठ जाता हूँ। जो कम सोते हैं जल्दी मर जाते हैं, मर जाने दो। अभी कम सो लो बाहर में, ये भी बात सही है। अभी समय है जिंदगी बनाने का, सैक्रिफाइस तो थोड़ा करना पड़ेगा। जिसने सैक्रिफाइस किया उसी को आगे मिलने वाला है, ये सोचिए कर लेते हैं। मैंने बोला आप 5 घंटे सोइए, मैंने बोला आप 7 घंटे सोइए। मैंने कहा कोशिश करो, अगर हो सकता नहीं तो 7 घंटे सो, उससे ज्यादा तो मत सोना, वो तो गलत है। पढ़ो। क्लियर? आपकी एज में 7 घंटे ठीक है, बच्चों की एज में 10-10 घंटे सोना होता है, 9-9 घंटे सोना होता है, याद रखिएगा। भारत का नहीं है वो, मैंने दे रखा है, बस भारत के पढ़ेंगे। अब हम लोग 15 मिनट बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। है